हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईटी स्टडी। आज की ये वीडियो आपके आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इसी एक वीडियो के अंदर हम लोग पूरे जून महीने की सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को देखेंगे। तो यहाँ पर मैंने जून महीने से 120 सबसे इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स को सेलेक्ट किया है, जो कि आपके एग्जाम्स के अंदर डेफिनेटली पूछे जा सकते हैं। ये वीडियो आपके आने वाले किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा, तो आपको इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से और अंत तक देखना है। दोस्तों, जून महीने के अंदर कई सारे इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए हैं जहां से आपकी परीक्षाओं के अंदर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ये पूरे जून महीने की कंप्लीट वीडियो है और इस वीडियो को देखने के बाद आप जून महीने की करंट अफेयर्स को लेकर निश्चिंत हो जाएंगे। तो बस आपको इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखना है। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो यहाँ पर पहला ही सवाल काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। आपको बताना है कि इनमें से किस टीम ने रणजी ट्रॉफी 2021-22 का खिताब जीत लिया है। तो रणजी ट्रॉफी, जो कि भारत में एक क्रिकेट का घरेलू टूर्नामेंट है, हाल ही में इसका आयोजन किया गया था और इसको जीत लिया है मध्य प्रदेश की टीम ने। दोस्तों, मध्य प्रदेश की टीम ने पहली बार रणजी ट्रॉफी का खिताब जीता है, इसलिए भी ये क्वेश्चन काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो चैंपियन बनी है मध्य प्रदेश की टीम, जबकि इसमें उप विजेता बनी है मुंबई। तो ये दो बातें आपको याद रखनी है, विजेता बना है मध्य प्रदेश पहली बार और उप विजेता बना है मुंबई। तो दोस्तों, इसी तरीके से आपको इस पूरे वीडियो को ध्यानपूर्वक देखना है, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद जून महीने से करंट अफेयर्स का जो भी क्वेश्चन आएगा उसका आंसर आप बहुत ही आसानी से कर पाएंगे। तो अब चलिए अगला सवाल देखते हैं। ये क्वेश्चन अपॉइंटमेंट से है और यहाँ पर आपको बताना है कि 30 जून को महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है। तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हाल ही में बदल गए हैं। अभी तक महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे उद्धव ठाकरे, लेकिन इन्होंने इस्तीफा दे दिया है और अब महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं एकनाथ शिंदे। यहाँ पर आप इनको देख सकते हैं। जो एकनाथ शिंदे हैं ये शिवसेना पार्टी से संबंधित हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये महाराष्ट्र के नए चीफ मिनिस्टर बन गए हैं। इसी से रिलेटेड अगला सवाल यहाँ पर पूछा गया है कि महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है। तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री तो बने हैं एकनाथ शिंदे, लेकिन महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री यानी कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर बन गए हैं देवेंद्र फडणवीस। और देवेंद्र फडणवीस जो हैं ये भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी से संबंधित हैं। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी। एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना लागू करने वाला देश का 36वां राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बन गया है। तो वन नेशन वन राशन कार्ड योजना जो है ये सन 2019 में शुरू की गई थी और इसके जरिए आप एक ही राशन कार्ड के जरिए देश के किसी भी हिस्से में जो उचित मूल्य की दुकानें होती हैं वहां से सब्सिडी वाला अनाज खरीद सकते हैं। तो इस योजना को लागू करने वाला जो 36वां यानी कि आखिरी राज्य बना है ये है असम। तो इसी के साथ अब पूरे भारत के अंदर वन नेशन वन राशन कार्ड योजना लागू हो गई है। पुरुष फीफा विश्व कप 2026 की मेजबानी कौन सा देश करेगा। तो पुरुषों का जो फुटबॉल वर्ल्ड कप होता है यानी कि फीफा वर्ल्ड कप, ये हर 4 साल में एक बार होता है। आपको पता है कि 2022 में इसका आयोजन कतर की राजधानी दोहा में होने वाला है और अब इसके 4 साल बाद 2026 में कहां पर होगा उसके बारे में इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो 2026 का जो फुटबॉल वर्ल्ड कप है ये 3 कंट्रीज मिलकर के होस्ट करेंगे। एक तो कनाडा, दूसरा मैक्सिको और तीसरा अमेरिका, यानी कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के ये 3 कंट्रीज फीफा वर्ल्ड कप 2026 को होस्ट करेंगे। इस क्वेश्चन का आंसर होगा उपरोक्त सभी। हाल ही में किस रूसी पत्रकार ने यूक्रेनी शरणार्थियों की मदद के लिए 103.5 मिलियन डॉलर में अपना नोबेल शांति पदक बेचा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा दमित्री मुरातोव। दमित्री मुरातोव, जिनको आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, इन्होंने सन 2021 का नोबेल शांति पुरस्कार जीता था। हालांकि इनके साथ एक और भी महिला थी जो कि फिलीपींस की एक पत्रकार हैं, मारिया रेशा। उनको भी 2021 में शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो ये जो रूस के पत्रकार हैं दमित्री मुरातोव, इन्होंने हाल ही में यूक्रेनी शरणार्थियों की हेल्प के लिए अपना जो नोबेल शांति पदक है इसको 103.5 मिलियन डॉलर में बेच दिया है। तो इनका नाम याद रखिएगा, दमित्री मुरातोव। 48वां G7 शिखर सम्मेलन 2022 किस शहर के अंदर आयोजित किया गया है। तो साल भर में जो भी इम्पोर्टेंट सम्मेलन होते हैं उनमें काफ़ी महत्वपूर्ण होता है G7 शिखर सम्मेलन। तो हाल ही में G7 कंट्रीज के लीडर्स का सम्मेलन आयोजित किया गया, जो कि इसका 48वां संस्करण था। इस बार G7 का मेजबान था जर्मनी। तो जर्मनी के स्लॉस एल्माउ नाम के शहर में G7 शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी।
यहाँ पर आप इस पिक्चर के अंदर देख सकते हैं G7 का जो लीडर्स हैं उन्होंने और बाकी जिन कंट्रीज को इनवाइट किया गया था उनके लीडर्स ने भी यहाँ पर हिस्सा लिया है। जैसे कि भारत G7 का मेंबर तो नहीं है, लेकिन भारत समेत कुछ अन्य देशों को यहाँ पर इस G7 शिखर सम्मेलन में इनवाइट किया गया था। तो इसीलिए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए जर्मनी की यात्रा की थी। इसके बारे में हम लोग आगे भी इस वीडियो के अंदर देखेंगे। नीति आयोग का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? तो नीति आयोग, जिसको योजना आयोग के स्थान पर 1 जनवरी 2015 को बनाया गया था, इसके हाल ही में नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि सीईओ बन गए हैं परमेश्वरन अय्यर। आपको पता है अभी तक नीति आयोग के सीईओ थे अमिताभ कांत, लेकिन अब वो रिटायर हो चुके हैं और उनकी जगह ले ली है परमेश्वरन अय्यर ने। ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण अपॉइंटमेंट्स है, तो ये आपको ध्यान रखना है। वैश्विक शांति सूचकांक 2022 में भारत कौन से स्थान पर है? तो ग्लोबल पीस इंडेक्स 2022 हाल ही में जारी हो गया है और ये इंडेक्स बताता है कि दुनिया के सबसे शांति प्रिय देश कौन से हैं। तो हाल ही में जो ग्लोबल पीस इंडेक्स जारी हुआ है इसमें भारत की रैंक वही है जो कि पिछले साल थी, यानी कि 135। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस बार भी दुनिया का सबसे शांति प्रिय यानी कि दुनिया का मोस्ट पीसफुल कंट्री बना है आइसलैंड। भारत की रैंक है 135 और दुनिया का जो सबसे आसान देश है यह है अफगानिस्तान। भारत और किस देश के बीच में संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास संप्रति एक्स आयोजित किया गया? तो ये बहुत ही आसान सवाल है। संप्रति नाम का जो अभ्यास होता है ये भारत और बांग्लादेश की आर्मी के बीच में होता है। इस बार इसका जो 10वां संस्करण हुआ है इसका आयोजन किया गया था बांग्लादेश में ही। बांग्लादेश में एक जगह है जसोर मिलिट्री स्टेशन, तो यहीं पर इसका आयोजन किया गया। भारतीय वायुसेना के द्वारा IAF हेरिटेज सेंटर कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? तो दोस्तों इंडियन एयरफोर्स ने डिसाइड किया है कि भारतीय वायुसेना का एक विरासत केंद्र बनाया जाएगा और ये बनेगा चंडीगढ़ में। इसी के लिए हाल ही में भारत के जो वायुसेना प्रमुख हैं यानी कि एयर चीफ मार्शल VR चौधरी, ऐसे ही चंडीगढ़ के जो प्रशासक हैं यानी कि बनवारी लाल पुरोहित, दोनों लोगों के बीच में हाल ही में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। तो बिल्कुल आपको ध्यान रखना है, इंडियन एयरफोर्स का जो हेरिटेज सेंटर बनेगा ये चंडीगढ़ में स्थापित किया जाएगा। 21 जून 2022 को 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य कार्यक्रम किस शहर के अंदर आयोजित किया गया है? तो जैसा कि आप जानते हैं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो है ये हर साल 21 जून को मनाया जाता है और ये भारत के ही कहने पर 2015 में शुरू हुआ था। तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का हर साल एक मेन इवेंट होता है जहां पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हिस्सा लेते हैं और एक सामूहिक योग कार्यक्रम करते हैं। तो इस बार इसका आयोजन कहाँ पर हुआ है? इसका आयोजन किया गया है कर्नाटक के मैसूर में। कर्नाटक के मैसूर में जो मैसूर पैलेस ग्राउंड है वहीं पर इस बार PM नरेंद्र मोदी ने सामूहिक योग कार्यक्रम के अंदर पार्टिसिपेट किया। देखिए अगला सवाल यहाँ पर योग दिवस के बारे में ही है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के 8वें संस्करण के लिए थीम क्या रखी गई है? तो इस बार जो इंटरनेशनल योगा डे मनाया गया 21 जून को, इसके लिए थीम रखी गई थी मानवता के लिए योग, यानी कि योगा फॉर ह्यूमैनिटी। वैसे इस महीने के अंदर जो भी इंपॉर्टेंट डेज एंड थीम्स हैं वो मैं आपको एक साथ इसी वीडियो में आगे बताऊंगा, तो ऐसे ही आपको ध्यान से इस वीडियो को देखते चलना है। विश्व पर्यावरण दिवस 2022 के अवसर पर ब्लू ड्यूक को किस राज्य की राज्य तितली घोषित किया गया? तो इस तरीके के जो क्वेश्चंस होते हैं ये भी आपके एग्जाम्स में अक्सर पूछे जाते हैं। तो हाल ही में जो 5 जून को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाया गया था, इसी के अवसर पर ब्लू ड्यूक नाम की एक तितली होती है जिसको आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसको सिक्किम राज्य की सरकार ने अपना स्टेट बटरफ्लाई यानी कि राज्य तितली घोषित किया है। तो सिक्किम का स्टेट बटरफ्लाई कौन सा है? ब्लू ड्यूक। सो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सिक्किम। सिक्किम के मुख्यमंत्री हैं प्रेम सिंह तमांग। इनमें से कौन सा देश भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता बन गया है? तो आपको बताना है इनमें से वो कौन सा कंट्री है जो कि भारत का सेकेंड लार्जेस्ट ऑयल सप्लायर है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि रूस। दोस्तों आपको बता दूं कि भारत जिस कंट्री से सबसे ज़्यादा ऑयल खरीदता है वो कंट्री है इराक, यानी कि भारत का सबसे बड़ा ऑयल सप्लायर कौन सा है? इराक। फिर दूसरे नंबर पर अभी मैंने आपको बताया अब रसिया आ चुका है, क्योंकि रसिया ने सऊदी अरब को पीछे छोड़ दिया है, यानी कि भारत को ऑयल सप्लाई करने वाला जो तीसरा देश है ये कंट्री है सऊदी अरब। तो ये टॉप 3 आपको याद रखने हैं। सबसे ज़्यादा भारत तेल खरीदता है इराक से, फिर रसिया से और तीसरे नंबर पर आता है सऊदी अरब। विश्व तंबाकू निषेध दिवस पुरस्कार 2022 के लिए WHO ने किस भारतीय राज्य को चुना है?
तो ये पुरस्कार WHO के द्वारा दिया जाता है हर साल वर्ल्ड नो टोबैको डे के अवसर पर उन संस्थानों को सम्मानित करने के लिए जिन्होंने तंबाकू को नियंत्रित करने में अपना योगदान दिया है। तो हाल ही में भारत के झारखंड राज्य को यह सम्मान दिया गया है क्योंकि झारखंड ने राज्य में तंबाकू को नियंत्रित करने में अपना जो प्रयास किया है उसी के चलते इसको यह सम्मान दिया गया है। झारखंड के मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन और यहाँ के जो राज्यपाल हैं उनका नाम है रमेश बैस। झारखंड की एक पूर्व राज्यपाल हैं जिनका नाम है द्रौपदी मुर्मू, जो कि अब भारत की 15वीं राष्ट्रपति बन गई हैं। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। वर्ल्ड नो टोबैको डे वैसे किस दिन मनाया जाता है? ये मनाया जाता है हर साल 31 मई को और उसी दिन ये पुरस्कार दिया जाता है। 26 से लेकर के 28 जून 2022 तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किन 2 देशों की यात्रा पर थे? तो पीएम नरेंद्र मोदी जून महीने के आखिरी सप्ताह में 2 देशों की यात्रा पर गए हुए थे, एक तो जर्मनी और दूसरा यूएई। सो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ये वैसे जर्मनी की इनकी इस साल की दूसरी यात्रा है क्योंकि इससे पहले भी ये जर्मनी की यात्रा पर गए थे जब इन्होंने 3 यूरोपीय देशों का दौरा किया था, जर्मनी, फ्रांस और डेनमार्क। अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस देखी होंगी तो आपको डेफिनेटली पता होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने लिख दिया है पीएम नरेंद्र मोदी 26 से लेकर के 28 जून तक 2 देशों की यात्रा पर थे, एक तो जर्मनी और दूसरा यूएई। मेन इसमें इन्होंने जर्मनी की यात्रा की है क्योंकि यहाँ पर G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था जर्मनी के स्लोस एल्माउ शहर में और इसमें भारत को भी इनवाइट किया गया था। तो इसके बाद जर्मनी की यात्रा के बाद पीएम नरेंद्र मोदी वापसी के दौरान यूएई की यात्रा पर गए थे क्योंकि आपको बताया इसी साल यूएई के जो राष्ट्रपति थे यानी कि शेख खलीफा बिन जायद अल नहयान, उनकी डेथ हो गई थी और उसके बाद नए राष्ट्रपति बने थे शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान। तो इसके चलते यहाँ पर यूएई की यात्रा पर गए थे पीएम नरेंद्र मोदी। अगला क्वेश्चन रेलवेज के बारे में है और बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। यहाँ पर आपको बताना है कि पीएम नरेंद्र मोदी ने भारत के पहले वातानुकूलित रेलवे स्टेशन का उद्घाटन किस शहर में किया? यानी कि पूरे भारत का पहला एयर कंडीशन रेलवे स्टेशन हाल ही में इनॉग्रेट किया गया है। आपको बताना है कि ये कौन से शहर में बना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि बेंगलुरु। तो दोस्तों बेंगलुरु के अंदर एक जगह है जिसका नाम है बैयप्पनहल्ली और यहीं पर एक रेलवे स्टेशन को फुल्ली एयर कंडीशनड बना दिया गया है यानी कि वातानुकूलित बना दिया गया है और इस रेलवे स्टेशन का नाम है सर एम विश्वेश्वरैया रेलवे स्टेशन। यानी कि भारत के महान सिविल इंजीनियर सर एम विश्वेश्वरैया के नाम पर इस रेलवे स्टेशन का नाम रखा गया है और ये पूरे भारत का पहला वातानुकूलित रेलवे स्टेशन है। तो इसी का उद्घाटन किया है पीएम नरेंद्र मोदी ने। फ्रेंच ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो फ्रेंच ओपन जो कि टेनिस के 4 ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट्स में से एक है और ये ऑस्ट्रेलियन ओपन के बाद होता है। सबसे पहले होता है ऑस्ट्रेलियन, फिर उसके बाद फ्रेंच ओपन, फिर उसके बाद विंबलडन ओपन और आखिर में होता है यूएस ओपन। तो जो फ्रेंच ओपन टूर्नामेंट हुआ है इसमें पुरुष एकल का खिताब जीत लिया है राफेल नडाल ने। वैसे आपको बता दूं कि फ्रेंच ओपन को आज तक सबसे ज्यादा बार राफेल नडाल ने ही जीता है और ये इनका फ्रेंच ओपन में 14वां खिताब था जबकि ओवरऑल ये इनका 22वां खिताब था और इसी के साथ ये अब तक सबसे ज्यादा पुरुष एकल का ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने वाले खिलाड़ी भी बन गए हैं। तो राफेल नडाल ने यहाँ पर जीता है और इन्होंने फाइनल में हराया था कैस्पर रूड को जो कि है नॉर्वे के। इसी तरीके से अब महिला एकल में पूछा गया है कि फ्रेंच ओपन 2022 में महिला एकल का खिताब किसने जीता? तो महिला एकल को यहाँ पर जीत दिया है दुनिया की नंबर 1 महिला टेनिस खिलाड़ी यानी कि ईगा स्वियातेक ने। ईगा स्वियातेक कौन सी कंट्री की हैं? ये हैं पोलैंड की और ये इनके पूरे करियर का दूसरा ग्रैंड स्लैम खिताब है। इन्होंने यहाँ पर फाइनल में हराया था अमेरिका की खिलाड़ी को जिनका नाम है कोको गॉफ। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं मैंने लिख दिया है पुरुष एकल को जीता है राफेल नडाल ने और इन्होंने हराया कैस्पर रूड को। वही महिला एकल का खिताब जीता है ईगा स्वियातेक ने और इन्होंने हराया है कोको गॉफ को। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी कि सीबीडीटी का अध्यक्ष किसे अपॉइंट कर दिया गया है? तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस जिसको हम लोग शॉर्ट में सीबीडीटी बोलते हैं, इसके हाल ही में नए अध्यक्ष बन गए हैं नितिन गुप्ता। यहाँ पर आप देख सकते हैं कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से सीबीडीटी प्रत्यक्ष कर के लिए बोर्ड है इसी तरीके से अप्रत्यक्ष कर के लिए बोर्ड होता है सीबीआईसी यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स। तो सीबीडीटी के चेयरमैन कौन है? नितिन गुप्ता और सीबीआईसी के चेयरमैन कौन है? विवेक जौहरी। तो इन दोनों लोगों का नाम आपको ध्यान रखना है। इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि इनमें से किस राज्य की सरकार ने भ्रष्टाचार की शिकायतें दर्ज करने के लिए एक मोबाइल ऐप लॉन्च की है जिसका नाम है ACB 14400।
यहाँ पर ACB का मतलब है आंध्र प्रदेश करप्शन ब्यूरो, यानी कि आंध्र प्रदेश करप्शन ब्यूरो ने राज्य के अंदर भ्रष्टाचार की शिकायतें दर्ज करने के लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन डेवलप किया है जिसका नाम है ACB 14400। यहाँ पर आप इसका लोगो भी देख सकते हैं। तो इस एप्लीकेशन के जरिए राज्य के जो लोग हैं वो किसी भी सरकारी अफसर के खिलाफ शिकायत दर्ज कर सकते हैं भ्रष्टाचार के मामले में। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं यानी कि YS जगनमोहन रेड्डी, इनकी पार्टी का नाम है YSR कांग्रेस। और यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात यह है कि YSR कांग्रेस पार्टी के ये अब जीवन पर्यंत अध्यक्ष चुन लिए गए हैं, यानी कि YSR कांग्रेस पार्टी के जीवन भर अध्यक्ष होंगे YS जगनमोहन रेड्डी। खेलो इंडिया युवा खेल 2021 के पदक तालिका में किस राज्य ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो हाल ही में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का आयोजन किया गया है हरियाणा के पंचकुला में। तो अगर आपसे पूछे कि मेज़बान कौन था तो हरियाणा का पंचकुला। वैसे टोटल ये 5 शहरों में हुआ था, लेकिन मेन इवेंट जो है जो मेज़बान था वो था हरियाणा का पंचकुला। और यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात यह है कि हरियाणा के ही खिलाड़ियों ने सबसे ज़्यादा मेडल जीते हैं, जिसके चलते हरियाणा इस बार चैंपियन बना है। यहाँ पर आप मेडल टैली देख सकते हैं। नंबर 1 पर आया है हरियाणा राज्य, जिसने टोटल 137 मेडल जीते हैं, जिनमें से हैं 52 गोल्ड मेडल, 39 सिल्वर और 46 ब्रॉन्ज मेडल। वहीं दूसरे नंबर पर रहा महाराष्ट्र और तीसरे नंबर पर रहा कर्नाटक। चौथे खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का उद्घाटन किसने किया था? तो जब इसका उद्घाटन समारोह आयोजित किया गया था तो उसमें चीफ गेस्ट के रूप में बुलाए गए थे अमित शाह, यानी कि भारत के गृह मंत्री, और इन्होंने ही खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का उद्घाटन किया था। ड्रोन नीति को मंजूरी देने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो ड्रोन पॉलिसी को मंजूरी देने वाला जो फर्स्ट स्टेट बना है ये है हिमाचल प्रदेश। हाल ही में हिमाचल प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं यानी कि जयराम ठाकुर, इन्होंने हिमाचल प्रदेश के लिए हिमाचल प्रदेश ड्रोन पॉलिसी जारी की है। इस तरीके से हिमाचल प्रदेश भारत का पहला राज्य बना जिसने ड्रोन नीति को मंजूरी दी है। हाल ही में लॉन्च पुस्तक लोकतंत्र के स्वर और रिपब्लिकन एथिक्स किसके भाषणों का संग्रह है? तो लोकतंत्र के स्वर और रिपब्लिकन एथिक्स नाम की जो बुक है इसमें भारत के 14वें राष्ट्रपति यानी कि रामनाथ कोविंद के भाषणों का संग्रह है। तो इन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान जो भी भाषण दिए हैं उनमें से सबसे चुनिंदा भाषणों को इन बुक्स के अंदर कवर किया गया है। तो यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन सी। सशस्त्र सीमा बल यानी कि SSB का नया महानिदेशक किसको बना दिया गया है? तो दोस्तों सशस्त्र सीमा बल जो कि भारत का एक अर्धसैनिक बल है, इसके नए महानिदेशक बन गए हैं शुजाए लाल थाउसेन, या फिर आप इनको शॉर्ट में SL थाउसेन भी बोल सकते हैं। यहाँ पर आपको एक बात और बता दूं कि जो SSB है ये भारत का 2 बॉर्डर पर रक्षा करता है, एक तो भूटान और नेपाल। भूटान और नेपाल बॉर्डर पर SSB के जो जवान हैं उनको तैनात किया जाता है। तो इसके नए डायरेक्टर जनरल बन गए हैं शुजाए लाल थाउसेन। नंजरायण टैंक पक्षी अभ्यारण्य को किस राज्य का 17वां पक्षी अभ्यारण्य घोषित किया गया है? तो दोस्तों नंजरायण टैंक पक्षी अभ्यारण्य जो है ये है तमिलनाडु के अंदर। इसको हाल ही में 17वां बर्ड सेंचुरी डिक्लेयर किया गया है राज्य का। यहाँ पर आपको एक बात और बता दूं कि तमिलनाडु के जिस जिले में ये पड़ता है उसका नाम है तिरुपुर। राष्ट्रपति चुनाव 2022 में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी कि NDA ने अपना उम्मीदवार किसे चुना था? तो हाल ही में देश के अंदर राष्ट्रपति चुनाव का आयोजन किया गया और ये 16वां राष्ट्रपति चुनाव था, यानी कि राष्ट्रपति को चुनने के लिए 16वीं बार भारत में इलेक्शन हुआ। हालांकि इसके जरिए जो नई राष्ट्रपति बनी है द्रौपदी मुर्मू, ये भारत की 15वीं राष्ट्रपति हैं। तो ये बात आपको याद रखनी है। तो इस बार के राष्ट्रपति चुनाव में टोटल 2 कैंडिडेट थे। एक तो NDA के तरफ से थी द्रौपदी मुर्मू जो कि विजेता बनी है, वहीं विपक्ष के उम्मीदवार थे यशवंत सिन्हा जो कि भारत के पूर्व केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं। तो यहाँ पर द्रौपदी मुर्मू ने जीत हासिल की है और NDA की ये उम्मीदवार थी। सो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A द्रौपदी मुर्मू। आपको बता दूं कि ये 2015 से लेकर के 2021 तक झारखंड की राज्यपाल भी रह चुकी हैं। यहाँ पर देखिए दूसरे क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि राष्ट्रपति चुनाव 2022 में विपक्ष ने अपना उम्मीदवार किसे चुना? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B यानी कि यशवंत सिन्हा। यशवंत सिन्हा भारत के पूर्व वित्त मंत्री और पूर्व विदेश मंत्री रह चुके हैं। तो इनको राष्ट्रपति चुनाव 2022 में विपक्ष का उम्मीदवार चुना गया था। यहाँ पर आपको राष्ट्रपति चुनाव 2022 से रिलेटेड 3 डेट याद रखनी है। 15 जून के दिन 15 जून को भारत के निर्वाचन आयोग ने इसके लिए अधिसूचना जारी की थी।
फिर इसके बाद 18 जुलाई को राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान कराया गया और 21 जुलाई को रिजल्ट डिक्लेयर किया गया है। तो इस बार का जो राष्ट्रपति चुनाव है उसको जीत लिया है द्रौपदी मुर्मू ने। यहाँ पर आप देख सकते हैं इससे पहले भारत के अंदर जो 14 राष्ट्रपति रहे हैं उनके नाम। और आपको बता दूं कि द्रौपदी मुर्मू जो हैं ये भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं। पहली थी प्रतिभा सिंह पाटिल और अब दूसरी बन गई हैं द्रौपदी मुर्मू। वहीं द्रौपदी मुर्मू जो हैं ये भारत की पहली आदिवासी व्यक्ति हैं जो कि देश की राष्ट्रपति चुनी गई हैं। 31 मई को इजराइल और किस अरब देश के बीच में एक मुफ्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं? तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ है जब इजराइल का किसी अरब देश के साथ में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है। तो ये कौन सा अरब देश है? ये है संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई। आपको पता होगा सन 2020 के अंदर यूएई ने इजराइल को मान्यता दी थी और अब इन दोनों देशों के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी हो चुका है। किस देश ने चंद्रमा का अब तक का सबसे विस्तृत मानचित्र हाल ही में जारी किया है? तो चाइना ने हाल ही में चीन का एक भूवैज्ञानिक मानचित्र जारी किया है जो कि अब तक का चंद्रमा का सबसे डिटेल्ड मैप है। तो इसको जारी किसने किया? चाइना ने। दुनिया के सबसे तेज सुपर कंप्यूटरों की टॉप 500 सूची में कौन सा सुपर कंप्यूटर शीर्ष पर है? तो फ्रेंड्स हर साल दुनिया के 500 सबसे पावरफुल सुपर कंप्यूटर की लिस्ट निकाली जाती है और इस बार इसको टॉप किया है फ्रंटियर नाम के सुपर कंप्यूटर ने। फ्रंटियर नाम का जो ये सुपर कंप्यूटर है ये अमेरिका का सुपर कंप्यूटर है जिसने इस बार विश्व के सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर का दर्जा हासिल किया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं नंबर 1 पर है अमेरिका का फ्रंटियर, दूसरे नंबर पर है जापान का फुगाकू जो कि पिछले साल टॉप पर था लेकिन इस बार टॉप किया है फ्रंटियर नाम के सुपर कंप्यूटर ने। वहीं अगर हम भारत की बात करें तो टॉप 500 की पूरी लिस्ट में सिर्फ भारत के 3 ही सुपर कंप्यूटर शामिल हो पाए हैं। उनमें से भी टॉप किया है परम सिद्धि एआई ने, यानी कि भारत का सबसे पावरफुल सुपर कंप्यूटर पूछें तो इसका नाम है परम सिद्धि एआई जिसकी ग्लोबल रैंक है 111। दूसरा है प्रत्यूष और तीसरा है मिहिर। एमएसएमई क्षेत्र के प्रचार और विकास में उत्कृष्ट योगदान के लिए किस राज्य ने प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया है? एमएसएमई का मतलब होता है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, यानी कि जो सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग हैं उनके प्रचार और विकास में उत्कृष्ट योगदान के लिए हाल ही में फर्स्ट प्राइज जीता है ओडिशा राज्य की सरकार ने। सो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ओडिशा के जो मुख्यमंत्री हैं उनका नाम है नवीन पटनायक। इंडो यूके कल्चर प्लेटफॉर्म का एम्बेसडर किसको नामित किया गया है? तो भारत और ब्रिटेन के बीच में संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए जो इंडो यूके कल्चरल प्लेटफॉर्म है उसका एम्बेसडर बनाया गया है भारत के मशहूर संगीतकार AR रहमान को। यहाँ पर आप देख सकते हैं AR रहमान जो हैं इंडो यूके कल्चर प्लेटफॉर्म के एम्बेसडर नामित किए गए हैं। हाल ही में तुर्की देश ने आधिकारिक तौर पर अपना नाम बदलकर क्या कर लिया है? तो तुर्की जिसको अंग्रेजी में टर्की बोलते हैं तो इसका नाम एक्चुअल में एक पक्षी के नाम से मैच करता था। अगर आप गूगल में सर्च करेंगे टर्की तो आपको इस पक्षी की इमेज दिखाई देगी। तो इसके नाम से तुर्की देश का नाम मैच ना हो इसीलिए हाल ही में तुर्की देश ने अपना आधिकारिक तौर पर नाम बदल कर लिया है तुर्कीये। तो अब तुर्की का नाम क्या हो गया है? तुर्कीये। सो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी कि NIA का नया महानिदेशक किसको नियुक्त कर दिया गया है? तो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जिसको हम लोग शॉर्ट में NIA बोलते हैं ये भारत के अंदर आतंकवादी गतिविधियों की जांच करता है। तो इसके नए डायरेक्टर जनरल बन गए हैं दिनकर गुप्ता। दिनकर गुप्ता बने हैं NIA के नए महानिदेशक। दोस्तों आपको बता दूं कि पूरा जून महीना अपॉइंटमेंट्स की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि इस महीने के अंदर कई सारे महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्तियां हुई हैं, चाहे फिर वो राष्ट्रीय हों या फिर अंतर्राष्ट्रीय। तो आपको बिल्कुल ध्यान से देखना है, यहाँ पर मैं आपको एक स्ट्रक्चर्ड वे में सब कुछ याद कराऊंगा। तो इसी कड़ी में हम लोग यहाँ पर सबसे पहले भारत के अंदर जो राष्ट्रीय स्तर की सबसे महत्वपूर्ण नियुक्तियां हुई हैं उनको हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो सबसे पहले आप इनको खुद से ट्राई करें क्योंकि इस महीने की सबसे इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स हैं और इनके बारे में आपके एग्जाम्स के अंदर डेफिनेटली पूछा जाएगा। तो अब मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर देखिए सबसे पहले हैं महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री। महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? एकनाथ शिंदे जो कि शिवसेना पार्टी से बिलोंग करते हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि CBSE सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, इसकी नई अध्यक्ष बन गई है एक महिला जिनका नाम है निधि छिब्बर। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी कि HPCL जो कि भारत की एक महारथन कंपनी है, इसके चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर बन गए हैं डॉक्टर पुष्प कुमार जोशी। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी कि CBDT,
इसके नए अध्यक्ष बन गए हैं नितिन गुप्ता। इंटेलिजेंस ब्यूरो जो कि भारत की आंतरिक खुफिया एजेंसी है, इसके नए प्रमुख बन गए हैं तपन डेका। तपन डेका। नीति आयोग जो कि आप जानते हैं भारत का एक थिंक टैंक है, इसके नए सीईओ बन गए हैं परमेश्वरन अय्यर। इन्होंने अमिताभ कांत का स्थान लिया है। फिर इसके बाद राष्ट्रीय जांच एजेंसी, जिसके बारे में मैंने आपको क्वेश्चन के अंदर बताया, एनआईए के नए महानिदेशक बन गए हैं दिनकर गुप्ता और इन्होंने वाईसी मोदी का स्थान लिया है। सशस्त्र सीमा बल यानी कि एसएसबी के नए डायरेक्टर जनरल बन गए हैं शुजाए लाल थाउसेन यानी कि एसएल थाउसेन। तो ये इस महीने की सबसे महत्वपूर्ण राष्ट्रीय नियुक्तियां हैं, इनको आपको एक ही जगह पर नोट करना है और अच्छे से याद रखना है। अगला सवाल देखते हैं, हाल ही में देश की पहली बालिका पंचायत किस राज्य के अंदर शुरू की गई? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि गुजरात। एक्चुअल में हाल ही में गुजरात राज्य के कच्छ जिले में कुछ गांव के अंदर पहली बार बालिका पंचायत की शुरुआत की गई है। बालिका पंचायत का मेन मकसद है कि जो महिलाएं हैं उनको राजनीति में उनकी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करना। तो ध्यान रखिएगा, भारत की पहली बालिका पंचायत कहां पर शुरू हुई? गुजरात राज्य के कच्छ जिले में। वित्त मंत्री ने किस शहर के अंदर राष्ट्रीय सीमा शुल्क और जीएसटी संग्रहालय धरोहर का उद्घाटन किया है? तो भारत में सीमा शुल्क और जीएसटी पर एक म्यूजियम यानी कि संग्रहालय बनाया गया है, जिसका नाम रखा गया है धरोहर। और ये जो संग्रहालय है ये गोवा की राजधानी पणजी में स्थापित किया गया है। सो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए। यहाँ पर आप देख सकते हैं गोवा में मांडवी नदी के तट पर ये जो ब्लू बिल्डिंग है, इसी में धरोहर नाम का ये म्यूजियम बनाया गया है, जिसका उद्घाटन किया है भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने। 23 और 24 जून को 14वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2022 किस देश की मेजबानी में वर्चुअली आयोजित किया गया है? तो ब्रिक्स यानी कि ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, तो 5 देशों का ये जो ग्रुप है, इनके लीडर्स की हर साल जो समिट होती है, इस बार इसको वर्चुअली आयोजित किया गया है। किसकी मेजबानी में? चाइना। तो चाइना की मेजबानी में इस बार का 14वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया है। यहाँ पर आप इस पिक्चर के अंदर देख सकते हैं ब्रिक्स के जो 5 मेंबर कंट्रीज हैं, यानी कि ब्राजील, रसिया, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका, 5 ही कंट्रीज के जो लीडर्स हैं उन्होंने इसके अंदर हिस्सा लिया है और इसकी अध्यक्षता की है चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने। यहाँ पर आप इसकी थीम भी देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश के जेवर में नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का निर्माण किस कंपनी के द्वारा किया जाएगा? तो यूपी के अंदर जो नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनेगा, इसका कॉन्ट्रैक्ट जिस कंपनी को दिया गया है, इसका नाम है टाटा प्रोजेक्ट्स। तो टाटा प्रोजेक्ट्स जो कंपनी है ये उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले के जेवर शहर में नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का निर्माण करेगा। डाक विभाग ने किस राज्य के अंदर पहली बार ड्रोन का उपयोग करके मेल डिलीवर किया है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरीके से ड्रोन के जरिए पहली बार भारत में किसी डाक मेल को डिलीवर किया गया है। तो ये परीक्षण कहाँ पर किया गया? ये टेस्ट किया गया गुजरात के कच्छ जिले में, जो कि सफल भी रहा, क्योंकि यहाँ पर 25 मिनट के अंदर 46 किलोमीटर दूर जगह पर डाक को डिलीवर किया गया है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा गुजरात। के नाम से मशहूर कृष्ण कुमार कुन्नाथ का 53 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। ये एक मशहूर क्या थे? तो कृष्ण कुमार कुन्नाथ जो कि के नाम से फेमस थे, ये भारत के एक मशहूर प्लेबैक सिंगर यानी कि पार्श्व गायक थे। इन्होंने विभिन्न भाषाओं में गाने गाए हैं और इनका जन्म हुआ था कोलकाता में। सो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी। पूरी तरीके से जल और सौर ऊर्जा पर चलने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा कौन सा बन गया है? यानी कि आपको बताना है भारत का वो फर्स्ट एयरपोर्ट कौन सा है जो कि पूरी तरीके से हाइड्रो पावर या फिर सोलर पावर पर चलता है। तो इसका नाम है इंदिरा गांधी एयरपोर्ट, यानी कि इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट की यहाँ पर बात हो रही है, जो कि है नई दिल्ली में। सो आंसर हो गया ऑप्शन सी। झारखंड और आंध्र प्रदेश के बाद यूरेनियम खनन में प्रवेश करने वाला तीसरा राज्य कौन सा बन गया है? तो जैसा कि आप जानते हैं भारत के अंदर यूरेनियम के खनन के लिए 2 यूनिट्स हैं, एक तो है झारखंड के जादूगोड़ा में और दूसरी है आंध्र प्रदेश के तुम्मालपल्ले में। और अब जो तीसरी यूनिट बनाई गई है इसका नाम है गोगी यूनिट और ये है राजस्थान में। तो इस तरीके से झारखंड और आंध्र प्रदेश के बाद यूरेनियम खनन में प्रवेश करने वाला भारत का तीसरा राज्य बन गया है राजस्थान। हालांकि अभी इसके लिए राज्य सरकार और केंद्र सरकार से मंजूरी मिलने के बाद ही यहाँ पर खनन का काम शुरू किया जाएगा। महाराष्ट्र कैबिनेट ने नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम बदलकर क्या करने की मंजूरी दी गई है? तो महाराष्ट्र कैबिनेट ने हाल ही में डिसीजन लिया है। एक तो पहली बात तो एयरपोर्ट का नाम बदला गया है और 2 शहरों का नाम बदला गया है।
तो नवी मुंबई का जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, अब इसको बोला जाएगा डीबी पाटिल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। सो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो नवी मुंबई का जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, इसका नाम डीबी पाटिल के नाम पर कर दिया गया है। इसके अलावा जैसा कि मैंने आपको बताया, दो शहरों के नाम भी बदले गए हैं। तो उनमें से एक है औरंगाबाद। तो औरंगाबाद जो कि महाराष्ट्र का एक महत्वपूर्ण शहर है, इसका हाल ही में नाम बदल कर हो गया है संभाजी नगर। तो औरंगाबाद शहर को अब से संभाजी नगर के नाम से जाना जाएगा। ऐसे ही एक अन्य शहर है जिसका नाम है ओस्मानाबाद, और ओस्मानाबाद का नाम बदल कर हो गया है धाराशिव। तो ये दोनों ही आपको ध्यान रखने हैं, ओस्मानाबाद का नाम धाराशिव और औरंगाबाद शहर का नाम संभाजी नगर। राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सर्विस डिलीवरी असेसमेंट रिपोर्ट 2021 में केंद्र शासित प्रदेशों के बीच में शीर्ष पर कौन सा यूनियन टेरिटरी है? तो जैसा कि आप इस रिपोर्ट के नाम से ही समझ सकते हैं, नेशनल ई गवर्नेंस सर्विस डिलीवरी असेसमेंट रिपोर्ट, यानी कि यहाँ पर देखा जाता है कि भारत के वो कौन से राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं जो कि अपने नागरिकों को ऑनलाइन सेवाएं देने में सबसे आगे हैं। तो इसमें अगर हम यूनियन टेरिटरीज की सिर्फ बात करते हैं तो उसमें टॉप किया है जम्मू एंड कश्मीर ने। जबकि अगर हम भारत के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों यानी कि ओवरऑल अगर हम देखें तो भारत में टॉप किया है केरल राज्य की सरकार ने। तो यहाँ पर केवल पूछा गया है केंद्र शासित प्रदेशों में, तो आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। वर्ष 2023 में भारत की अध्यक्षता में होने वाली G20 की बैठक कहाँ पर आयोजित की जाएगी? तो जैसा कि आप जानते हैं कि साल 2023 में G20 की अध्यक्षता करेगा अपना भारत। तो भारत की अध्यक्षता में G20 की जो कुछ मीटिंग्स होंगी 2023 में, उसके लिए जम्मू कश्मीर को चुना गया है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। हालांकि आपको बता दूं कि G20 के लीडर्स की जो बैठक होगी वो नई दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित की जाएगी। यहाँ पर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 2023 में G20 की अध्यक्षता करेगा भारत, लेकिन आपको बताना है कि सन 2022 में G20 का अध्यक्ष कौन है। ये आप सभी को कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। EIU द्वारा जारी ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2022 के अनुसार रहने के लिए दुनिया का सबसे अच्छा शहर कौन सा है? तो ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2022 हाल ही में जारी किया गया है इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट नाम की संस्था के द्वारा। इसके मुताबिक रहने के लिए जो दुनिया का सबसे बेस्ट शहर है यह है ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना। वहीं सबसे खराब शहर कौन सा है? तो वह है सीरिया की राजधानी दमास्कस। यहाँ पर जो मैंने आपको बताया आप इसको देख भी सकते हैं, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ने जारी किया है। वियना ने यहाँ पर टॉप किया है और दमास्कस जो कि सीरिया की राजधानी है, इसको यहाँ पर मिला है सबसे आखिरी स्थान। अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम ने किस भारतीय खिलाड़ी को गोल्डन अचीवमेंट अवार्ड 2021 से सम्मानित किया है? तो यहाँ पर आप जिनको देख रहे हैं ये भारत के मशहूर टेनिस खिलाड़ी रहे हैं जिनका नाम है विजय अमृतराज। और विजय अमृतराज का अंतर्राष्ट्रीय टेनिस के विकास में काफ़ी अहम योगदान रहा है, जिसके चलते इनको हाल ही में इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन और इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम ने गोल्डन अचीवमेंट अवार्ड 2021 से सम्मानित किया है। सो दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब इस क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है। हाल ही में विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की मछली किस देश के अंदर पाई गई है? तो यहाँ पर आपके सामने ऑप्शंस हैं ब्राजील, इक्वाडोर, मैक्सिको या फिर कंबोडिया। तो इसका आंसर क्या होगा? कंबोडिया। क्योंकि कंबोडिया जो कि आप जानते हैं दक्षिण पूर्व एशिया का एक देश है। यहाँ पर एक नदी है जिसको बोलते हैं मेकोंग रिवर, और इसी मेकोंग रिवर में हाल ही में एक मछुआरे ने 300 किलोग्राम की मछली पकड़ी है, जो कि अब तक की दुनिया की लार्जेस्ट फ्रेश वाटर फिश है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, कंबोडिया के मेकोंग रिवर में ये पाई गई है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने 30 मई से लेकर के 7 जून तक किस देश का दौरा किया? तो भारत के 13वें उपराष्ट्रपति यानी कि एम वेंकैया नायडू 30 मई से लेकर के 7 जून तक 3 देशों की यात्रा पर गए थे, और ये इन 3 देशों में जाने वाले पहले उपराष्ट्रपति भी हैं। ये 3 देश हैं गैबोन, सेनेगल और कतार। सो यहाँ पर आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। गैबोन और सेनेगल ये दोनों ही अफ्रीका महाद्वीप में हैं, जबकि कतर जो है ये मध्य एशिया का देश है। चेन्नई स्थित स्टार्टअप गरुड़ एरोस्पेस के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किस क्रिकेटर को चुना गया है? तो गरुड़ एरोस्पेस जो स्टार्टअप है ये चेन्नई के अंदर स्थित है और ये ड्रोन्स वगैरह बनाता है। तो इसके ब्रांड एम्बेसडर के रूप में हाल ही में क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी को चुना गया है। यहाँ पर आप इमेज में भी देख सकते हैं। तो MS धोनी जो हैं ये गरुड़ एरोस्पेस के ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं।
सरकार ने प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के लिए वार्षिक प्रीमियम दर बढ़ाकर क्रमशः कितना कर दिया है? तो ये जो दोनों योजनाएं हैं, यानी कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, ये दोनों ही बीमा योजनाएं हैं जिनको पीएम नरेंद्र मोदी ने सन 2015 में शुरू किया था। ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाता है क्योंकि 2015 में इसको पीएम मोदी ने लॉन्च किया था और तब से पहली बार इसके प्रीमियम दर में संशोधन किया गया है। जो पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना है, इसमें अभी तक लोगों को सालाना 330 रुपये का प्रीमियम भरना पड़ता था, लेकिन अब इसको बढ़ाकर कर दिया गया है 436 रुपये। वहीं पीएम सुरक्षा बीमा योजना जो है, इसमें अभी तक 12 रुपये सालाना प्रीमियम भरना पड़ता था, लेकिन अब इसको बढ़ाकर कर दिया गया है 20 रुपये। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो गया ऑप्शन डी। यहाँ पर आप पिक्चर्स के जरिए भी इसको याद कर सकते हैं। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना जो है, इसमें अभी तक 330 रुपये देने पड़ते थे, अब इसको बढ़ाकर कर दिया गया है 436 रुपये। वहीं अगर हम प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की बात करें तो इसमें 12 रुपये सालाना प्रीमियम भरना पड़ता था, अब हो गया है 20 रुपये। हाल ही में वैज्ञानिकों ने किस देश में पानी के भीतर उगने वाले दुनिया के सबसे बड़े पौधे की खोज की है? सही उत्तर इसका क्या होगा? इसका उत्तर होगा ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो पश्चिमी तट है यहाँ पर हाल ही में वैज्ञानिकों ने एक ऐसे पौधे की खोज की है जिसकी टोटल लंबाई मापी गई है 180 किलोमीटर। ये जो पौधा है इसका नाम है पोसिडोनिया ऑस्ट्रेलिया, या फिर इसको आमतौर पर बोला जाता है सामान्य भाषा में रिबन वीड या फिर फाइबर बाल वीड। तो ये एक तरह की समुद्री घास है जिसकी हाल ही में अधिकतम लंबाई मापी गई है 180 किलोमीटर। अनंत टेक्नोलॉजीज ने भारत की सबसे बड़ी निजी अंतरिक्ष यान उत्पादन इकाई किस शहर में शुरू की है? सही उत्तर हो जाएगा बेंगलुरु। तो कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु, जहां पर आपको पता है इसरो का मुख्यालय भी है, तो यहीं पर भारत की सबसे बड़ी प्राइवेट स्पेसक्राफ्ट प्रोडक्शन फैसिलिटी की स्थापना की गई है अनंत टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी के द्वारा। तो ये बेंगलुरु के अंदर बेस्ड है और यहाँ पर निजी तौर पर अंतरिक्ष यान का उत्पादन किया जाएगा। एक चीज़ यहाँ पर आपको और बता दूं कि खुद जो इसरो के अध्यक्ष हैं यानी कि एस सोमनाथ, उन्होंने इस यूनिट का उद्घाटन किया है। राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022 में किस राज्य ने बड़े राज्यों की श्रेणी में शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो भारत में फूड सेफ्टी के मामले में भारत के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को रैंक करने के लिए भारत की फूड सिक्योरिटी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक जारी किया जाता है। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स। तो हाल ही में इसका चौथा संस्करण भारत के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने जारी किया है। इस चौथे संस्करण में तमिलनाडु राज्य ने टॉप किया है राज्यों में। यहाँ पर आप देख सकते हैं फोर्थ स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स फॉर 2021-2022। इसमें लार्ज स्टेट्स की कैटेगरी में तमिलनाडु राज्य ने टॉप किया है, स्मॉल स्टेट्स की कैटेगरी में गोवा राज्य ने टॉप किया है, जबकि केंद्र शासित प्रदेशों में यहाँ पर शीर्ष स्थान हासिल किया है जम्मू कश्मीर ने। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण सूचकांक होता है, इसके बारे में आपको बिल्कुल से ध्यान रखना है। भारत ने पहली बार फीफा ई नेशंस कप 2022 के लिए क्वालिफाई किया है। आपको बताना है कि यह टूर्नामेंट किस देश में होगा। तो फीफा ई नेशंस कप 2022 जो है, इसके लिए भारत ने क्वालिफाई कर लिया है और ये आयोजित किया जाएगा डेनमार्क में। दिल्ली उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे अपॉइंट किया गया है? तो दोस्तों पूरे जून महीने के अंदर, जैसा कि आप जानते हैं भारत में टोटल 25 हाई कोर्ट्स हैं, तो इनमें से 6 हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बदल गए हैं। 6 हाई कोर्ट के जो नए मुख्य न्यायाधीश बने हैं वो मैं आपको अगले पेज पर बताऊंगा। लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट की अगर हम बात करें तो इसके नए मुख्य न्यायाधीश बने हैं सतीश चंद्र शर्मा। यहाँ पर आप देख सकते हैं जून 2022 के अंदर टोटल 6 हाई कोर्ट्स के नए चीफ जस्टिस बने हैं, जैसे कि उत्तराखंड हाई कोर्ट के बने हैं विपिन सांघी। दिल्ली हाई कोर्ट के मैंने आपको बताया सतीश चंद्र शर्मा। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश बने हैं अमजद ए सईद। राजस्थान हाई कोर्ट के नए बने हैं एस शिंदे, या फिर इन्हीं को शिंदे संभाजी शिवाजी भी कहा जाता है। तेलंगाना हाई कोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश हैं उज्जवल भुइयां। और आखिर में है गुवाहाटी हाई कोर्ट। गुवाहाटी हाई कोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में अपॉइंट कर दिया गया है रश्मिन मनहर भाई छाया को। तो ये 6 के 6 अपॉइंटमेंट्स आपको ध्यान रखने हैं। अब अगले क्वेश्चन में आपको बताना है कि यूरोप के सबसे बड़े स्टार्टअप सम्मेलन वीवा टेक में किस देश को कंट्री ऑफ द ईयर के रूप में मान्यता दी गई है?
तो वीवा टेक जो कि यूरोप का सबसे बड़ा स्टार्टअप सम्मेलन होता है, इस बार इसका आयोजन किया गया था फ्रांस की राजधानी पेरिस में। इस वीवा टेक सम्मेलन के अंदर भारत को कंट्री ऑफ द ईयर के रूप में सम्मानित किया गया था। सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 22वें आईफा फिल्म अवार्ड्स के अंदर सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसने जीता है? तो दोस्तों जून महीने में ही आईफा अवार्ड वितरित किए गए हैं और यहाँ पर जो सबसे बेस्ट फिल्म बनी इसका नाम है शेरशाह। दोस्तों शेरशाह मूवी जो है इसके डायरेक्टर हैं विष्णुवर्धन, और ये मैं आपको इसलिए भी बता रहा हूँ क्योंकि विष्णुवर्धन को ही इसमें बेस्ट डायरेक्टर का पुरस्कार मिला है। सो यहाँ पर आंसर हो जाएगा शेरशाह। इसी मूवी ने इस बार के आईफा अवार्ड में सबसे ज़्यादा अवार्ड भी जीते हैं, टोटल 6 अवार्ड्स। यहाँ पर देखिए 22वें आईफा अवार्ड्स के बारे में आपको 3-4 पॉइंट्स याद रखने हैं। जैसे कि पहली बात ये कि इस बार इसका आयोजन किया गया था यूएई के जो राजधानी है अबू धाबी, यहाँ पर एक आइलैंड है यास आइलैंड, तो यहीं पर इस बार का आईफा अवार्ड समारोह का आयोजन किया गया था। सबसे ज़्यादा अवार्ड यहाँ पर जीते हैं शेरशाह मूवी ने। शेरशाह मूवी को ही बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है। इसी फिल्म के जो डायरेक्टर हैं विष्णुवर्धन, इनको मिला है बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड। फिर दो ही बचते हैं, बेस्ट एक्टर और बेस्ट एक्ट्रेस। बेस्ट एक्टर का पुरस्कार मिला है विक्की कौशल को और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार दिया गया है कृति सैनन को। यहाँ पर जो ब्रैकेट में लिखे हैं ये वो फिल्म है जिसके लिए इनको पुरस्कार मिला। तो इस बार के आईफा अवार्ड्स के बारे में इतनी ही बातें आपको ध्यान रखनी है। किस राज्य में स्थित पावागढ़ पहाड़ी पर श्री कालिका माता मंदिर के पुनर्विकसित मंदिर का पीएम नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया? ये क्वेश्चन भी काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि गुजरात के अंदर एक पावागढ़ पहाड़ी है जहाँ पर श्री कालिका माता मंदिर है। सन 2017 में इसके पुनर्विकास के लिए परियोजना शुरू की गई थी जिसका हाल ही में उद्घाटन किया भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। 14 जून को देश की पहली थीम आधारित भारत गौरव ट्रेन कोयम्बटूर उत्तर से लेकर के कौन से स्टेशन के लिए शुरू हुई? तो भारत के अंदर ये पहली बार है जब पर्यटन आधारित ट्रेनें शुरू की गई है और इन ट्रेनों को नाम दिया गया है भारत गौरव ट्रेन। यानी कि यहाँ पर जो भारत के प्रमुख पर्यटन स्थल हैं वहाँ की यात्रा करवाई जाएगी इन विशेष ट्रेनों के जरिए। इन्हीं ट्रेनों को नाम दिया गया है भारत गौरव ट्रेन। तो जो फर्स्ट ट्रेन रवाना की गई ये साई नगर शिरडी के लिए रवाना हुई थी कोयम्बटूर उत्तर से। सो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। फिर अगला सवाल यहाँ पर आपसे पूछा गया है, हाल ही में पहली भारत नेपाल भारत गौरव पर्यटन ट्रेन किस रेलवे स्टेशन से रवाना की गई है? यानी कि यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि भारत से नेपाल जाने वाली पहली भारत गौरव ट्रेन कौन से स्टेशन से रवाना हुई? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि सफदरगंज रेलवे स्टेशन दिल्ली। तो ये भारत और नेपाल के बीच में पहली पर्यटक ट्रेन थी जिसको हाल ही में रवाना किया गया था दिल्ली से। देश में अब तक का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता महोत्सव जिसका नाम था उन्मेष, ये किस शहर के अंदर आयोजित किया गया है? तो भारत में अब तक का सबसे बड़ा लिटरेरी फेस्टिवल हाल ही में आयोजित किया गया जिसका नाम था उन्मेष। तो इसमें भारत ही नहीं बल्कि विदेशों के भी जो मशहूर कवि और लेखक हैं उन्होंने इसमें हिस्सा लिया। तो उन्मेष नाम का ये जो अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता महोत्सव हुआ है इसका आयोजन किया गया था हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में। द लाइफ एंड द टाइम्स ऑफ जॉर्ज फर्नांडिस, ये किताब हाल ही में किसने लिखी है? तो बुक के नाम से ही आप समझ सकते हैं कि जॉर्ज फर्नांडिस जो कि भारत के पूर्व रक्षा मंत्री थे, इनके जीवन के ऊपर यह किताब लिखी गई है और इस बुक को लिखा है राहुल रामागुंडम ने। राहुल रामागुंडम इसके लेखक हैं। 20 जून को पीएम नरेंद्र मोदी ने मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र यानी कि सेंटर फॉर ब्रेन रिसर्च का उद्घाटन किस शहर में किया? इस क्वेश्चन का आंसर करने से पहले आपको बता दूं, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20 और 21 जून को कर्नाटक के दौरे पर गए थे। कर्नाटक में इन्होंने 2 शहरों की यात्रा की, एक तो बेंगलुरु जो कि यहाँ की राजधानी है और दूसरा मैसूर। मैसूर के बारे में पहले देखते हैं क्योंकि इसके बारे में ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है। मैसूर के अंदर 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो कि 21 जून को मनाया गया था, तो उस अवसर पर इसका जो मेन इवेंट हुआ था मैसूर पैलेस मैदान में, वहां पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सामूहिक योग कार्यक्रम के अंदर पार्टिसिपेट किया था। फिर इससे पहले यानी कि 20 जून को पीएम नरेंद्र मोदी बेंगलुरु की यात्रा पर भी गए थे और यहाँ पर इन्होंने कई सारी चीज़ों का उद्घाटन या फिर शिलान्यास किया, जैसे कि भारत का जो सबसे बेस्ट यूनिवर्सिटी है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु, इसके परिसर में पीएम नरेंद्र मोदी ने सेंटर फॉर ब्रेन रिसर्च का उद्घाटन किया। दूसरा, इसी के परिसर में पीएम नरेंद्र मोदी ने एक अस्पताल की आधारशिला रखी है
जो कि 832 बिस्तरों वाला, इसका नाम रखा गया है बागची पार्थसारथी मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल। तो ये 832 बेड्स वाला एक अस्पताल होगा जो कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु के परिसर में ही बनाया जाएगा। 15,700 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली बेंगलुरु उपनगरीय रेलवे परियोजना की नींव रखी है। इसी तरीके से बैयप्पनहल्ली जो कि बेंगलुरु के अंदर ही है, यहाँ पर भारत के पहले एयर कंडीशनड रेलवे स्टेशन यानी कि वातानुकूलित रेलवे स्टेशन का उद्घाटन किया है। इस रेलवे स्टेशन का नाम क्या रखा गया है? सर एम विश्वेश्वरैया रेलवे स्टेशन, जिसके बारे में ऑलरेडी मैंने आपको इस वीडियो के अंदर बताया है। तो अब हम क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर पूछा गया है कि पीएम नरेंद्र मोदी ने मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन कहाँ पर किया? तो बेंगलुरु के अंदर जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस है उसी के परिसर में इसका उद्घाटन किया गया है। फिर अब अगला सवाल देखते हैं। भारत के 74वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बन गए हैं? तो हाल ही में भारत को 74th चेस ग्रैंड मास्टर मिले हैं और इनका नाम है राहुल श्रीवास्तव। दोस्तों राहुल श्रीवास्तव जो हैं ये तेलंगाना राज्य से हैं और ये भारत के 74th चेस ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। भारत के वैसे पहले ग्रैंड मास्टर कौन थे? विश्वनाथन आनंद। 26वीं राष्ट्रमंडल शासनाध्यक्षों की बैठक जिसको बोलते हैं चोगम मीटिंग, इसका आयोजन किस शहर में किया गया? तो राष्ट्रमंडल यानी कि कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस के जो कंट्रीज हैं वहाँ के लीडर्स हर 2 साल में एक बार मिलते हैं और इस मीटिंग को बोला जाता है चोगम यानी कि कॉमनवेल्थ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट मीटिंग। इस बार ये जो मीटिंग हुई है इसका आयोजन किया गया है रवांडा की राजधानी किगाली में। सो ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आपको यहाँ पर बता दूं, वैसे तो पीएम नरेंद्र मोदी को इसमें जाना था, लेकिन पीएम नरेंद्र मोदी ने अपनी तरफ से यहाँ पर भेजा था भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर को। तो अगर आपसे पूछते हैं कि चोगम मीटिंग में भारत को किसने रिप्रेजेंट किया, तो आपको बताना है विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर। यहाँ पर आप इसकी थीम भी देख सकते हैं, डिलीवरिंग ए कॉमन फ्यूचर कनेक्टिंग इनोवेटिंग ट्रांसफार्मिंग। यहाँ पर आप इस मीटिंग की तस्वीर देख सकते हैं। इसमें जो कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस के कंट्रीज हैं उनके लीडर्स ने हिस्सा लिया और भारत की तरफ से मैंने आपको बताया भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने हिस्सा लिया था। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपको बताना है कि राष्ट्रमंडल ने इनमें से किन 2 देशों को क्रमशः 55वें और 56वें सदस्यों के रूप में स्वीकार किया है। जैसा कि आप जानते हैं अभी तक कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस में यानी कि राष्ट्रमंडल देशों में टोटल 54 देश शामिल थे, लेकिन हाल ही में 2 नए जुड़ गए हैं। अब ये 2 नए देश कौन कौन से हैं? एक तो है गैबोन और दूसरा है टोगो। गैबोन बना है 55वां कंट्री और टोगो बना है 56वां कंट्री जो कि कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस में शामिल हुआ है। तो यहाँ पर आंसर होगा गैबोन और टोगो। ये दोनों ही अफ्रीका महाद्वीप में हैं। 23 जून को किस रॉकेट की हेल्प से भारत के संचार उपग्रह GSAT-24 का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया गया? तो दोस्तों हाल ही में 23 जून के दिन एरियान 5 रॉकेट की हेल्प से भारत के सैटेलाइट को लॉन्च किया गया है जिसका नाम है GSAT-24। ये एक कम्युनिकेशन सैटेलाइट है जिसको टाटा स्काई के लिए डेवलप किया गया है, यानी कि जो टाटा स्काई कंपनी है वो GSAT-24 जो सैटेलाइट है इसका इस्तेमाल करेगी। और इसको लॉन्च कहाँ से किया गया है? फ्रेंच गुयाना के एरियान 5 रॉकेट की हेल्प से लॉन्च किया गया। किस राज्य की मो बस सेवा को संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो मो बस सेवा आप सभी जानते हैं कि ये ओडिशा राज्य सरकार की पहल है। ये ओडिशा की एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट सर्विस है जिसमें बहुत ही कम किराए पर लोग आसानी से सफर कर सकते हैं। तो ओडिशा राज्य की ये जो मो बस सेवा है इसको हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के द्वारा लोक सेवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सो आंसर हो जाएगा ओडिशा। ओडिशा के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक जिनकी पार्टी है बीजू जनता दल। किस राज्य की सरकार ने खिलाड़ियों को राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड देने की अनाउंसमेंट की है? तो राजीव गांधी के नाम पर खेल रत्न अवार्ड दिए जाएंगे राजस्थान के द्वारा। तो राजस्थान सरकार ने हाल ही में अनाउंस किया है कि यहाँ के खिलाड़ियों को राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड दिया जाएगा। वैसे इसको कंफ्यूज नहीं करना है, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड जो है ये पहले भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार होता था, लेकिन पिछले ही साल उसका नाम बदल करके मेजर ध्यानचंद के नाम पर कर दिया गया था। तो अब राजस्थान सरकार ने कहा है कि वो राजीव गांधी के नाम पर ये पुरस्कार अब से देंगे। पंडित भजन सोपोरी जिनका हाल ही में निधन हो गया है, ये कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? तो पंडित भजन सोपोरी, ये नाम से आप समझ सकते हैं, ये जम्मू कश्मीर के सोपोर जिले से थे और ये जम्मू कश्मीर का जो ट्रेडिशनल वाद्य यंत्र है संतूर, इसको बजाते थे। तो हाल ही में इनकी डेथ हो गई है। इनको पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था।
अब दोस्तों हम लोग इसी के साथ देखने वाले हैं कि जून महीने के अंदर कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट लोग हैं जिनकी डेथ हो गई और उनके बारे में आपके परीक्षा के अंदर पूछा जा सकता है। तो ऐसे आपको सिर्फ 5 व्यक्तियों के ही नाम याद रखने हैं। सबसे पहले हैं भारतीय मूल के आयरिश अरबपति पल्लोंजी सापोरजी मिस्त्री। तो पल्लोंजी सापोरजी मिस्त्री जिनके बारे में आपको डेफिनेटली पता होगा, ये सापोरजी पल्लोंजी जो ग्रुप है उसके अध्यक्ष थे और ये आयरलैंड के सबसे अमीर व्यक्ति थे। तो इनकी हाल ही में डेथ हो गई है। भारतीय सार्वजनिक उपक्रमों के जनक यानी कि फादर ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स इन इंडिया, तो इस नाम से मशहूर थे डॉक्टर वी कृष्णमूर्ति, जिनकी हाल ही में डेथ हो गई। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनको देश का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया था, पद्म विभूषण, सन 2007 में। एक्चुअल में इन्होंने भारत के अंदर कई सारे जो सरकारी संस्थान हैं उसमें इन्होंने सेवाएं दी हैं, जैसे कि ये भेल, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी कि सेल, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी कि गेल, इस तरीके से और भी कई सारे सार्वजनिक जो उपक्रम हैं उसके अध्यक्ष रह चुके हैं। तो इनकी सेवाओं को देखते हुए इनको 2007 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था और इनको भारतीय सार्वजनिक उपक्रमों का जनक भी कहा जाता है इसीलिए। तो इनकी हाल ही में डेथ हो गई है। फिर इनके बारे में ऑलरेडी मैंने आपको बता ही दिया है, भारत के मशहूर गायक थे के, जिनका पूरा नाम था कृष्ण कुमार कुन्नाथ। इनकी हाल ही में डेथ हो गई है। ये एक मशहूर प्लेबैक सिंगर थे। प्रसिद्ध उर्दू आलोचक और भाषाविद प्रोफेसर गोपी चंद नारंग, इनका भी हाल ही में निधन हो गया है। और फिर आखिर में है कश्मीर के मशहूर संतूर वादक पंडित भजन सोपौरी, इनका भी निधन हो गया है। तो इन 5 व्यक्तियों के नाम आपको ध्यान रखने हैं। भारतीय प्रेस परिषद यानी कि प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में किसको चुना गया है? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसलिए भी हो जाता है क्योंकि इस पद पर हाल ही में अपॉइंट किया गया है सुप्रीम कोर्ट की रिटायर्ड जज रंजना देसाई को। तो दोस्तों रंजना देसाई जो हैं ये भारतीय प्रेस परिषद की नई अध्यक्ष बन गई हैं। अमित शाह जो कि भारत के गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री हैं, इन्होंने हाल ही में राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन किस शहर में किया? राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान यानी कि नेशनल ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसके आप नाम से ही समझ सकते हैं कि ये भारत के जनजातीय समुदायों से के जो मुद्दे हैं उनके लिए काम करेगा। तो ये कहाँ पर बना है? इसको बनाया गया है भारत की राजधानी नई दिल्ली में और उद्घाटन किया है भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने। भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई ने जून 2022 में रेपो दर को 50 आधार अंकों से बढ़ाकर कितने % कर दिया है? तो 50 आधार अंकों से बढ़ाने का मतलब यह है कि 0.5% की वृद्धि कर दी गई। अभी तक रेपो रेट थी 4.4%, तो 0.5% बढ़ाकर हो गई है 4.90%। सो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। वैसे आपको बता दूं कि जो मॉनिटरी पॉलिसी की रेट्स होती हैं ये हर 2 महीने के बाद आरबीआई के द्वारा रिव्यू की जाती हैं और इसमें बदलाव भी हो सकता है। तो जून महीने तक ये सभी आप याद कर सकते हैं, जैसे कि रेपो रेट है 4.9%, रिवर्स रेपो रेट है 3.35%। आरबीआई ने चालू वित्त वर्ष 2022-23 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितने % रहने का अनुमान लगाया है? तो जून महीने में ही आरबीआई ने कहा कि भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट होगी इस वित्त वर्ष में 7.2%, 7.2%। आरबीआई के वैसे जो इस समय गवर्नर हैं उनका नाम है शक्तिकांत दास। नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो कि भारत के अंदर राष्ट्रीय राजमार्ग बनाने का काम करता है, तो आपको बताना है कि इसने हाल ही में 5 दिनों के अंदर कितने किलोमीटर लंबी बिटुमिनस कंक्रीट रोड बनाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है। सो ये क्वेश्चन भी काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत का जो राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण है इसने 5 दिनों के अंदर ही 75 किलोमीटर लंबी रोड बना करके रिकॉर्ड बना दिया है। सो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। और ये जो रोड बनाई गई ये कहाँ पर बनी है? ये महाराष्ट्र राज्य के अंदर अकोला से लेकर के अमरावती के बीच में बनाई गई है। टोटल 75 किलोमीटर लंबी सड़क। विश्व व्यापार संगठन का 12वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन किस शहर के अंदर आयोजित किया गया? तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जिसको हम लोग शॉर्ट में WTO बोलते हैं, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? इसका मुख्यालय है स्विट्जरलैंड के जेनेवा शहर में। और दोस्तों यहीं पर विश्व व्यापार संगठन का हाल ही में 12वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन आयोजित किया गया था। क्योंकि ये मंत्री स्तरीय सम्मेलन था तो इसमें भारत की तरफ से किसने हिस्सा लिया ये आपसे पूछ सकते हैं। इसमें भारत की तरफ से पार्टिसिपेट किया था भारत के वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने। पीयूष गोयल ने यहाँ पर भारत को रिप्रेजेंट किया। IMD द्वारा जारी विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2022 में भारत कौन से स्थान पर है?
तो वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2022 हाल ही में जारी हो चुका है। इसको जारी किया है IMD नाम की संस्था ने। इस बार का जो विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक है इसमें भारत का स्थान है 37। यहाँ पर भारत ने, आपको बता दूं, 6 पायदान की ग्रोथ की है, क्योंकि पिछले बार भारत की रैंक थी 43। तो भारत ने यहाँ पर 6 पायदान की ग्रोथ करते हुए 37वां स्थान हासिल किया है। वहीं आप ये भी देख सकते हैं कि इसमें टॉप किया है डेनमार्क कंट्री ने। नंबर 1 पर है डेनमार्क और भारत का स्थान है 37। यहाँ पर आप जो चीज़ मैंने आपको बताया, यहाँ पर आप इसको देख भी सकते हैं, जैसे कि टॉप कंट्री है डेनमार्क और भारत की रैंक है 37। हाल ही में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के द्वारा भारत के सबसे बड़े स्वर्ण भंडार की पुष्टि कौन से राज्य में हुई है? तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि भारत का जो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है इसने हाल ही में पुष्टि की है कि भारत के बिहार राज्य में एक जिला है जमुई, और जमुई में भारत का सबसे बड़ा स्वर्ण भंडार मौजूद है। ये कहा है भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने। सो सही आंसर हो जाएगा बिहार। यहाँ पर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? हाल ही में किस राज्य की सरकार ने राज्य के अंदर जाति आधारित जनगणना कराने की अनाउंसमेंट की है? तो ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत के बिहार राज्य सरकार ने हाल ही में अनाउंस किया है कि राज्य के अंदर जाति आधारित जनगणना कराई जाएगी, यानी कि कास्ट बेस्ड सेंसस करवाया जाएगा बिहार राज्य के अंदर। इसके लिए बिहार कैबिनेट ने हाल ही में मंजूरी दे दी है, जिसकी अध्यक्षता की थी यहाँ के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने। और दोस्तों, आपको एक बात और बता दूं कि इसके लिए बिहार कैबिनेट ने 500 करोड़ रुपए का बजट भी आवंटित कर दिया है। 500 करोड़ रुपए। 11वें पुरुष हॉकी एशिया कप 2022 का खिताब किस देश ने अपने नाम कर लिया है? तो हाल ही में पुरुषों का हॉकी एशिया कप आयोजित किया गया था और इसमें विजेता बना है दक्षिण कोरिया। यहाँ पर दक्षिण कोरिया ने 5वीं बार दोस्तों ये खिताब जीता है और दक्षिण कोरिया ने फाइनल में हराया मलेशिया को। सो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? दक्षिण कोरिया। यहाँ पर आप इस टूर्नामेंट के बारे में 2-3 जो मेन पॉइंट्स हैं वो आप ध्यान रख सकते हैं, जैसे कि इसका आयोजन किया गया था इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में। इसमें चैंपियन बना है दक्षिण कोरिया 5वीं बार और यहाँ पर रनर अप रहा मलेशिया। और भारत की अगर हम बात करें तो भारत यहाँ पर 3rd प्लेस पर आया था, यानी कि भारत को मिला कांस्य पदक। पीएम नरेंद्र मोदी ने भारतीय संविधान अनकही कहानी नाम की एक पुस्तक का विमोचन किया है। ये किसने लिखी है? तो भारत के इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर एक बुक लिखी गई है जिसका टाइटल है भारतीय संविधान अनकही कहानी, और इस बुक को लिखा है राम बहादुर राय ने। राम बहादुर राय, यानी कि आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 32वां नाटो शिखर सम्मेलन 2022 किस शहर के अंदर आयोजित किया गया है? तो नाटो इस साल काफी चर्चा में रहा है। तो इसका जो शिखर सम्मेलन हर साल होता है, इस बार इसका वार्षिक शिखर सम्मेलन हुआ है स्पेन की राजधानी मैड्रिड में। सो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर आपको एक इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है कि इस बार के नाटो शिखर सम्मेलन में जापान कंट्री ने पहली बार हिस्सा लिया था। तो अगर आपसे पूछा जाए कि नाटो शिखर सम्मेलन 2022 में कौन से देश ने पहली बार पार्टिसिपेट किया, तो ये देश है जापान। यहाँ के जो वर्तमान प्रधानमंत्री हैं उनका नाम है फोमियो किशिदा, और यहाँ के जो एक पूर्व प्रधानमंत्री थे शिंजो आबे, उनकी हाल ही में जुलाई महीने में गोली मार करके हत्या कर दी गई है। विश्व युवा भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2022 में किस एकमात्र भारतीय ने स्वर्ण पदक जीता है? तो हाल ही में युवाओं की यूथ वर्ल्ड वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप 2022 का आयोजन किया गया था, और इस पूरे टूर्नामेंट के अंदर भारत ने सिर्फ 4 मेडल ही जीते हैं, और इनमें से भी सिर्फ एक ही गोल्ड मेडल है जो कि जीता है सेनापति गुरु नायडू ने। सेनापति गुरु नायडू, इन्होंने पुरुषों के 55 किलोग्राम भार वर्ग में वेटलिफ्टिंग का गोल्ड मेडल जीता है। माइक्रोसॉफ्ट ने कितने वर्षों के बाद अपने इंटरनेट एक्सप्लोरर वेब ब्राउज़र को बंद कर दिया है? तो इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या है? ये एक वेब ब्राउज़र है जो कि सन 1995 में माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा शुरू किया गया था। तो अब 27 साल के बाद इसको बंद कर दिया गया है, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट का एक अन्य ब्राउज़र भी है जिसका नाम है माइक्रोसॉफ्ट एज। तो उस पर अब माइक्रोसॉफ्ट फोकस करेगा और इंटरनेट एक्सप्लोरर को अब बंद कर दिया गया है 27 साल की सेवा के बाद में। भारतीय मूल की किस महिला को जो बाइडेन का मुख्य विज्ञान सलाहकार अपॉइंट कर दिया गया है? तो भारतीय मूल की एक महिला हैं जिनका नाम है आरती प्रभाकर, और इनको हाल ही में जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन, उनका मुख्य विज्ञान सलाहकार यानी कि चीफ साइंस एडवाइजर अपॉइंट किया गया है। सो करेक्ट आंसर होगा आरती प्रभाकर।
पीएम नरेंद्र मोदी ने किस शहर के अंदर इन स्पेस के मुख्यालय का उद्घाटन किया? इन स्पेस नाम की जो संस्था है इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर। तो भारत के अंदर स्पेस एक्टिविटीज को बढ़ावा देने के लिए इन स्पेस की स्थापना की गई थी और हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसके मुख्यालय भवन का उद्घाटन किया। इसका जो मुख्यालय है यह है गुजरात के अहमदाबाद में। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 के अनुसार दुनिया की शीर्ष यूनिवर्सिटी कौन सी है? तो दोस्तों हाल ही में विश्व की सबसे जो बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ हैं उनकी रैंकिंग जारी की गई है और इसको जारी किया है क्यूएस नाम की संस्था ने। इस रिपोर्ट के हिसाब से दुनिया का जो सबसे बेस्ट इंस्टीट्यूट है ये है मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं एमआईटी, और ये है अमेरिका के अंदर। सो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्यूएस यूनिवर्सिटीज़ रैंकिंग के हिसाब से विश्व की जो सबसे बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें नंबर 1 पर आता है एमआईटी जो कि है अमेरिका में, दूसरे नंबर पर है यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज जो कि है ब्रिटेन में, और तीसरे नंबर पर आता है स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी जो कि है अमेरिका में। वहीं अगर हम भारत के इंस्टीट्यूट्स की बात करें तो भारत का जो सबसे बेस्ट संस्थान बना है यह है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु। बेंगलुरु के अंदर स्थित जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस है इसको भारत का सबसे बेस्ट संस्थान बताया गया है, हालांकि इसकी ग्लोबल रैंक है 155। 8 जून को किस भारतीय महिला क्रिकेटर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा कर दी है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि मिताली राज। तो मिताली राज जिनके बारे में आप डेफिनेटली जानते होंगे, ये विश्व की पहली महिला हैं जिन्होंने 6 वर्ल्ड कप के अंदर पार्टिसिपेट किया है। तो इन्होंने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया है। आपको एक बात और बता दूं कि मिताली राज के ऊपर एक बायोपिक बनाई गई है जिसका नाम रखा गया है शाबाश मिथु, और ये जुलाई महीने के अंदर हाल ही में रिलीज हुई है। 22 जून 2022 को किस देश में आए 6.2 तीव्रता वाले भूकंप के चलते लगभग 1000 से भी ज़्यादा लोग मारे गए हैं? सही आंसर हो जाएगा अफगानिस्तान। तो फ्रेंड्स अफगानिस्तान और पाकिस्तान का जो बॉर्डर है जिसको बोलते हैं डूरंड लाइन, वहाँ पर 6.2 तीव्रता का एक भूकंप आया था जिसके चलते अफगानिस्तान के लगभग 1000 से भी ज़्यादा लोग मारे गए हैं। हालांकि पाकिस्तान के भी कुछ लोगों की यहाँ पर डेथ हुई है। तो ये कहाँ पर आया था? अफगानिस्तान में। 19 जून को इनमें से किसने प्रगति मैदान एकीकृत ट्रांजिट कॉरिडोर परियोजना राष्ट्र को समर्पित की? सही उत्तर हो जाएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में प्रगति मैदान इंटीग्रेटेड ट्रांजिट कॉरिडोर परियोजना का उद्घाटन किया है। इस परियोजना के अंतर्गत एक जो मेन टनल बनाई गई है, साथ ही में जो 5 अंडरपास बनाए गए हैं उनका उद्घाटन किया गया है पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा। मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 का ताज किसने अपने नाम कर लिया है? तो मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड जो प्रतियोगिता होती है इसमें भारत समेत भारत के अलावा विदेशों में भी जो भारत की महिलाएं रह रही हैं उनके बीच में ये प्रतियोगिता होती है, और इस बार इस प्रतियोगिता को जीता है खुशी पटेल ने। खुशी पटेल जो हैं ये ब्रिटेन में रहती हैं और इन्होंने मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 का ताज जीत लिया है। यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है, मिस इंडिया अलग प्रतियोगिता होती है जिसमें सिर्फ भारत की ही महिलाएं पार्टिसिपेट करती हैं। उसका आयोजन जुलाई 2022 में हुआ है जो कि हम लोग जुलाई महीने की वीडियो में देखेंगे। अगर आपको बताए तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर के अंदर भारतीय क्रांतिकारियों की एक नवनिर्मित गैलरी का उद्घाटन किया है जिसका नाम रखा गया है क्रांति गाथा? इसका सही उत्तर होगा मुंबई। एक्चुअल में मुंबई शहर के अंदर जो राजभवन है यानी कि जहाँ पर राज्यपाल रहते हैं, तो मुंबई के राजभवन में ब्रिटिशर्स के टाइम का एक अंडरग्राउंड बंकर है और उसी बंकर के अंदर भारतीय क्रांतिकारियों की एक नई गैलरी का उद्घाटन किया गया है जिसका नाम रखा गया है क्रांति गाथा, और इसका उद्घाटन किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने किस भारतीय को प्रौद्योगिकी पर अपना दूत यानी कि एनवाय नियुक्त किया है? तो फ्रेंड्स यूनाइटेड नेशन के जो वर्तमान महासचिव हैं यानी कि एंटोनियो गुटेरस, इन्होंने हाल ही में एक भारतीय राजनयिक को टेक्नोलॉजी पर अपना एनवाय नियुक्त किया है यानी कि दूत अपॉइंट किया है, और इनका नाम है अमनदीप सिंह गिल। यहाँ पर आप इनको देख सकते हैं, अमनदीप सिंह गिल, इनको एंटोनियो गुटेरस ने टेक्नोलॉजी पर अपना एनवाय अपॉइंट किया है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं जहां पर किसी भारतीय व्यक्ति को किसी अंतर्राष्ट्रीय पद पर, महत्वपूर्ण पद पर नियुक्त किया जाता है, तो ऐसे क्वेश्चन भी आपके एग्जाम्स के अंदर कई बार पूछे जाते हैं। अब इसी के साथ मैं आपको बताऊंगा कि जून 2022 के महीने में कौन कौन सी अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियां हुई हैं जिनके बारे में आपके परीक्षा के अंदर पूछा सकता है।
एक तो आपको ध्यान रखना है, फिलीपींस के नए राष्ट्रपति बन गए हैं जूनियर फर्डिनेंड मार्कोस। जूनियर फर्डिनेंड मार्कोस ये फिलीपींस के नए राष्ट्रपति बने हैं। कोलंबिया के नए राष्ट्रपति बन गए हैं गुस्तावो फ्रांसिस्को पेट्रो उरेगो। इसमें आपको छोटा सा भी याद कर सकते हैं, जैसे फ्रांसिस्को पेट्रो। सोमालिया, जो कि आप जानते हैं अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है, यहाँ के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं हमजा अब्दी बरे। यूनाइटेड नेशन में भारत की नई अस्थायी प्रतिनिधि बन गई हैं रुचिरा कंबोज। ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण नियुक्ति है। यूनाइटेड नेशन के अंदर भारत की नई परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव बन गई हैं रुचिरा कंबोज। ये अभी तक भूटान के अंदर भारत की राजदूत थी, लेकिन अब इनको यूनाइटेड नेशन में भारत का परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव बना दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ यानी कि इंटरनेशनल वेटलिफ्टिंग फेडरेशन, इसके नए अध्यक्ष बन गए हैं मोहम्मद जलूद। यूरोपीय संसद ने इनमें से किस वर्ष से पेट्रोल और डीजल की नई कारों की बिक्री पर प्रतिबंध का प्रस्ताव पारित किया है? यानी कि यूरोपीय पार्लियामेंट जो है, इसने हाल ही में एक प्रस्ताव को पारित किया है जिसके तहत किस वर्ष तक पेट्रोल और डीजल की जो नई कारें होंगी उनको बेचा नहीं जा सकेगा, उनकी बिक्री पर रोक लगा दी जाएगी। तो ये साल होगा 2035। जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए ये फैसला लिया गया है। सन 2035 से पेट्रोल और डीजल की जो नई कारें हैं उनकी बिक्री पर रोक लगा दी जाएगी। कैबिनेट ने सशस्त्र बलों में युवाओं की भर्ती के लिए किस योजना को मंजूरी दी है? तो हाल ही में कैबिनेट ने एक नई योजना को मंजूरी दी है जिसके तहत युवाओं की भर्ती की जाएगी सेना में। इस योजना का नाम है अग्निपथ योजना। इसको लेकर आप जानते हैं काफी ज्यादा विरोध भी हुआ। अग्निपथ योजना जो है, इसके तहत भारत की जो तीनों सेनाएं हैं, थल सेना, नौसेना और वायुसेना, उसमें भारत के जो युवा हैं उनको 4 साल के लिए भर्ती किया जाएगा और फिर 4 साल के कंप्लीट होने के बाद उनको सेवानिधि पैकेज के रूप में 11.71 लाख रुपए दिए जाएंगे और 4 साल जब तक वो जॉब करेंगे उस दौरान उनको सैलरी भी दी जाएगी। यहाँ पर आप अग्निपथ योजना के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख सकते हैं, जैसे कि अग्निपथ योजना को कौन से मंत्रालय ने शुरू किया है? भारत के रक्षा मंत्रालय ने, डिफेंस मिनिस्ट्री। इस योजना का मकसद क्या है? युवाओं को सेना में भर्ती करना, और वो भी टोटल 4 सालों के लिए। इन युवाओं को क्या कहा जाएगा? तो इन युवाओं को अग्निवीर के नाम से जाना जाएगा, जो कि 4 साल तक सेना में अपनी सेवाएं देंगे। किस आयु वर्ग के युवा सेना में भर्ती हो सकेंगे? तो यहाँ पर डिसाइड किया गया है 17.5 साल से लेकर के 21 साल तक के जो युवा हैं उन्हीं को सेना में 4 साल के लिए भर्ती किया जाएगा। हालांकि जब इसका विरोध हुआ तो इसमें पहले साल के लिए अधिकतम आयु सीमा बढ़ा दी गई है, यानी कि 2022 के लिए सिर्फ जो 23 साल तक के युवा हैं वो भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। हालांकि नेक्स्ट ईयर से 21 वर्ष का ही जो रूल है वो लागू होगा। वहीं यहाँ पर आप ये भी देख सकते हैं कि पहले साल यानी कि 2022 में टोटल 46,000 अग्निवीरों को सेना में भर्ती किया जाएगा। यहाँ पर आपको एक बात और बता दूं कि जब इसका विरोध हुआ तो भारत के गृह मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय ने डिसाइड किया है कि दोनों ही मंत्रालय में कुछ पदों पर जो भर्तियां हैं उसके लिए 10% का आरक्षण दिया जाएगा इन अग्निवीरों को। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी कि HPCL, जिसको हम लोग आम भाषा में हिंदुस्तान पेट्रोलियम बोलते हैं, तो इसके अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक यानी कि चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर हाल ही में नए बन गए हैं। इनका नाम है डॉक्टर पुष्प कुमार जोशी। और अगर आपने इस वीडियो को ध्यान से देखा होगा तो डेफिनेटली आपने मेरे से पहले खुद ही आंसर इसका कर दिया होगा, क्योंकि इसके बारे में ऑलरेडी मैंने आपको बताया हुआ है। HPCL के नए CMD कौन बन गए हैं? डॉक्टर पुष्प कुमार जोशी। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? ये वैसे भारत की एक महारथन कंपनी है और इसका मुख्यालय है मुंबई में। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 में 180 देशों के बीच में भारत का कौन सा स्थान है? तो फ्रेंड्स, हाल ही में एक इंडेक्स जारी हुआ है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स 2022 यानी कि पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक। ये इंडेक्स नाम के मुताबिक हमें बताता है कि पर्यावरण संरक्षण के लिए दुनिया भर के जो कंट्रीज हैं वो कितना प्रदर्शन कर रहे हैं, कितना काम कर रहे हैं। तो इस इंडेक्स में टोटल 180 देशों को रैंक किया गया है और भारत को 180वां स्थान ही मिला है, यानी कि इस इंडेक्स के मुताबिक पर्यावरण संरक्षण के मामले में भारत का योगदान सबसे कम है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 180, ऑप्शन डी। यहाँ पर आप टॉप कंट्रीज को देख सकते हैं जिन्होंने एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस में टॉप स्थान हासिल किया है, जैसे कि नंबर 1 पर है डेनमार्क, फिर दूसरे नंबर पर आता है ब्रिटेन, तीसरे पर फिनलैंड। वहीं अगर हम आखिरी कंट्रीज की बात करें तो यहाँ पर सबसे आखिर में है अपना भारत, फिर भारत से ऊपर यहाँ पर आप देख सकते हैं म्यांमार, वियतनाम, बांग्लादेश, पाकिस्तान, ये सारे कंट्रीज आते हैं, लेकिन सबसे आखिर में है भारत। हालांकि आपको बता दूं कि इस रिपोर्ट को भारत सरकार ने खारिज किया है।
भारतीय सेना ने किस देश के द्वारा आयोजित एक बहुराष्ट्रीय शांति अभ्यास खान क्वेस्ट 2022 में भाग लिया? तो खान क्वेस्ट 2022 नाम का जो अभ्यास हुआ है, ये इसमें टोटल 16 कंट्रीज की जो आर्मी है उन्होंने इसके अंदर पार्टिसिपेट किया था। ये एक बहुराष्ट्रीय शांति अभ्यास था। इसका आयोजन मंगोलिया के द्वारा किया जाता है और मंगोलिया के अंदर ही इसका आयोजन इस बार किया गया है। तो इसमें इंडियन आर्मी समेत टोटल 16 कंट्रीज की आर्मी ने हिस्सा लिया है। भारत और पाकिस्तान के बीच में अस्थायी सिंधु आयोग की 118वीं बैठक किस शहर के अंदर आयोजित की गई है? तो भारत और पाकिस्तान के बीच में समय समय पर अस्थायी सिंधु आयोग की बैठक होती है। इस बार 118वीं बैठक हाल ही में हुई है भारत की राजधानी नई दिल्ली में, क्योंकि इससे पहले जो मीटिंग हुई थी वो इस्लामाबाद में हुई थी, पाकिस्तान की राजधानी में। इस बार हुई है भारत की राजधानी नई दिल्ली में। पाकिस्तान के जो नए प्रधानमंत्री बने हैं उनका नाम है शाहबाज शरीफ, जो कि इमरान खान के इस्तीफा देने के बाद बने थे। 44वीं फीडे शतरंज ओलंपियाड का आधिकारिक शुभंकर क्या है? तो 44वीं फीडे शतरंज ओलंपियाड का आयोजन जुलाई और अगस्त महीने में होने वाला है। ये चेस यानी कि शतरंज की एक प्रतियोगिता है जिसका आयोजन भारत में होगा। ये पहला मौका है जब भारत के अंदर ये प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। तो इसका आधिकारिक शुभंकर क्या है? इसका आधिकारिक शुभंकर है थम्बी, जिसका मतलब होता है छोटा भाई। सो यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन बी। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो थम्बी नाम का शुभंकर है, इसको भारत के तमिलनाडु राज्य के जो मुख्यमंत्री हैं यानी कि M.K. स्टालिन, उन्होंने इसको जारी किया था। साथ ही उन्होंने इसका लोगो भी जारी किया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें लिखा है चेन्नई 2020, यानी कि तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में इसका आयोजन किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी के बारे में है। पीएम नरेंद्र मोदी ने 44वें शतरंज ओलंपियाड के लिए ऐतिहासिक मसाल रिले का शुभारंभ किस स्थान से किया? तो शतरंज ओलंपियाड जो प्रतियोगिता होने वाली है इसके लिए मसाल रिले का शुभारंभ किया गया है इंदिरा गांधी स्टेडियम नई दिल्ली से। सो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। एक इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर यह है कि अभी तक किसी भी शतरंज ओलंपियाड में मसाल रिले का आयोजन नहीं किया गया था, यानी कि शतरंज ओलंपियाड के इतिहास में पहली बार मसाल रिले का आयोजन किया गया है। तो ये जो टॉर्च रिले है ये नई दिल्ली से शुरू हुई और ये 75 स्थानों से होते हुए चेन्नई यानी कि मेजबान शहर तक जाएगी। यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग बात यह भी है कि अब से हर साल जब भी शतरंज ओलंपियाड का आयोजन किया जाएगा दुनिया के किसी भी शहर में, तो उसके लिए मसाल रिले जो है वो भारत से ही शुरू हुआ करेगी और फिर वो मेजबान शहर तक जाएगी। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस ओलंपियाड से रिलेटेड जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो मैंने यहाँ पर वन लाइनर फॉर्मेट में लिख दिए हैं ताकि आप इसको आसानी से याद रख पाएं। जैसे कि मेजबान शहर है चेन्नई, आयोजन इसका किया जाएगा 28 जुलाई से लेकर के 10 अगस्त के बीच में। आधिकारिक शुभंकर है थम्बी और इसका शुभारंभ किया मसाल रिले का पीएम नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली से। किस प्रसिद्ध कवि और साहित्यकार को सरस्वती सम्मान 2021 प्रदान किया गया? तो अगर आप मेरी वीडियोस को रेगुलर देखते होंगे तो इस क्वेश्चन का आंसर आप देखते ही कर पाएंगे। सरस्वती सम्मान जो है ये 2021 के लिए दिया गया है प्रोफेसर रामदरस मिश्रा को। प्रोफेसर रामदरस मिश्रा जो हैं ये एक मशहूर हिंदी लेखक हैं और इनको सरस्वती सम्मान 2021 से सम्मानित किया गया। इनकी जिस रचना के लिए दिया गया है उसका नाम है मैं तो यहाँ हूँ। किस राज्य में राज्य सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए मेडिसेप नाम की एक चिकित्सा बीमा योजना शुरू की गई है? तो मेडिसेप नाम की हाल ही में एक योजना शुरू की गई है केरल राज्य सरकार के द्वारा और इस योजना का पहले तो आपको फुल फॉर्म याद रखना है। इसका फुल फॉर्म है मेडिकल इंश्योरेंस फॉर स्टेट एम्प्लॉयज एंड पेंशनर्स, यानी कि राज्य सरकार के जो कर्मचारी हैं और जो पेंशनर्स हैं उनके लिए ये एक चिकित्सा बीमा योजना है। इसमें इन्हें 3 लाख रुपए की चिकित्सा सहायता उपलब्ध करवाई जाएगी केरल सरकार के द्वारा। हालांकि इसके लिए कुछ प्रीमियम भरना होगा, लेकिन 3 लाख रुपए की इनको चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराई जाएगी मेडिसेप योजना के अंतर्गत। विश्व पर्यावरण दिवस 2022 का विषय क्या है? तो विश्व पर्यावरण दिवस जो कि पर्यावरण संरक्षण के बारे में लोगों को अवेयर करने के लिए हर साल 5 जून को मनाया जाता है। इस बार के वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे की थीम रखी गई है ओनली वन अर्थ, ओनली वन अर्थ। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और एक बात आपको और बता दूं कि हर साल वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे का एक मेजबान कंट्री भी होता है, इस बार था स्वीडन। तो यहाँ पर देखिए अगले सवाल में यही पूछा गया है कि वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 2022 का मेजबान देश कौन सा रहा? ये था स्वीडन। अब इसी के साथ मैं आपको बताऊंगा कि जून 2022 के महीने में कौन कौन से इंपॉर्टेंट डेज और थीम्स थे।
यहाँ पर काफ़ी सारे महत्वपूर्ण डेज और थीम्स हैं, तो बिल्कुल आपको ध्यान से देखना है। इनमें से ज़्यादातर डेज के बारे में आपको ऑलरेडी पता होगा, बस आपको थीम याद करने की ही ज़रूरत पड़ेगी। जैसे कि यहाँ पर आप देखिए, सबसे पहले 1 जून को मनाया जाता है विश्व दुग्ध दिवस, यानी कि वर्ल्ड मिल्क डे। इस बार के वर्ल्ड मिल्क डे का विषय है डेयरी नेट जीरो, यानी कि डेयरी उद्योग को नेट जीरो बनाना है। फिर इसके बाद 3 जून को मनाया गया विश्व साइकिल दिवस, यानी कि वर्ल्ड बाइसिकल डे। तो साइकिल के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए 3 जून को मनाया जाता है वर्ल्ड बाइसिकल डे। वैसे वर्ल्ड बाइसिकल डे के अवसर पर भारत सरकार ने मेडागास्कर कंट्री को टोटल 15,000 साइकिलें भेंट की हैं, ये बात भी आपको याद रखनी है। फिर इसके बाद 5 जून को मनाया गया विश्व पर्यावरण दिवस, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, जिसका इस बार विषय है ओनली वन अर्थ। फिर इसके बाद 7 जून को मनाया गया है विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस, यानी कि वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे। तो खाद्य सुरक्षा के लिए दिवस मनाया जाता है। इस बार का विषय है सेफर फूड बेटर हेल्थ, यानी कि अगर भोजन अच्छा होगा तो स्वास्थ्य भी अच्छा होगा। इसके जस्ट बाद 8 जून को मनाया गया है विश्व महासागर दिवस, यानी कि वर्ल्ड ओशन डे। इस बार के विश्व महासागर दिवस का विषय है रिवाइटलाइजेशन, कलेक्टिव एक्शन फॉर द ओशन। फिर इसके बाद और आगे बढ़ते हैं। इसके बाद 12 जून को मनाया जाता है हर साल विश्व बाल श्रम निषेध दिवस, यानी कि बाल मजदूरी को रोकने के लिए यह दिवस होता है वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर। इस बार का विषय है यूनिवर्सल सोशल प्रोटेक्शन टू एंड चाइल्ड लेबर। फिर इसके बाद 14 जून को मनाया गया है विश्व रक्तदाता दिवस, यानी कि जो ब्लड के डोनर्स हैं उनको सम्मानित करने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। यहाँ पर आप इसको करेक्ट कर सकते हैं, वर्ल्ड ब्लड डोनर डे। इस बार इसका विषय है डोनेटिंग ब्लड इज एन एक्ट ऑफ सॉलिडेरिटी। फिर 15 जून को मनाया जाता है विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस, यानी कि बुजुर्गों के प्रति कोई भी दुर्व्यवहार ना हो उसके लिए जागरूकता दिवस। इस बार का विषय है कॉम्बैटिंग एल्डर अब्यूज। फिर 20 जून को मनाया जाता है विश्व शरणार्थी दिवस, यानी कि वर्ल्ड रिफ्यूजी डे। इस बार का विषय है राइट टू सीक सेफ्टी, राइट टू सीक सेफ्टी। फिर 21 जून को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ योगा। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस बार के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम रखी गई है योगा फॉर ह्यूमैनिटी, यानी कि मानवता के लिए योग। फिर इसके बाद और आगे बढ़ते हैं। 23 जून को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस, इंटरनेशनल ओलंपिक डे। फिर 27 जून को मनाया जाता है एमएसएमई दिवस, यानी कि जो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस हैं उनके लिए दिवस होता है 27 जून को। फिर 29 जून को मनाया जाता है राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस, क्योंकि इस दिन पीसी महालनोबिस का जन्मदिन होता है, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस। फिर जून महीने के बिल्कुल आखिर में, यानी कि 30 जून को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय एस्टेरॉयड दिवस, इंटरनेशनल एस्टेरॉयड डे। तो इस महीने के अंदर जो भी इंपॉर्टेंट डेज एंड थीम्स थे ये मैंने आपको बताए। इन सभी को आपको ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। फिर आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए कौन सी आवासीय शिक्षा योजना शुरू की है? तो अनुसूचित जाति के जो गरीब छात्र हैं उनको गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए हाल ही में केंद्र सरकार ने एक योजना शुरू की है जिसका नाम है श्रेष्ठ योजना। श्रेष्ठ योजना का वैसे फुल फॉर्म भी है, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, स्कीम फॉर रेजिडेंशियल एजुकेशन फॉर स्टूडेंट्स इन हाई स्कूल्स इन टारगेटेड एरियाज। तो अनुसूचित जाति के जो गरीब छात्र हैं उनको क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए इस योजना को शुरू किया गया है। इसको शुरू किया है भारत के जो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री हैं, यानी कि डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने। T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में विकेट लेने वाले पहले भारतीय कप्तान कौन बन गए हैं? तो T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के इतिहास में विकेट लेने वाले जो फर्स्ट भारतीय कप्तान बन गए हैं इनका नाम है हार्दिक पांड्या, क्योंकि हाल ही में आयरलैंड के साथ में एक T20 मैच हुआ था और उसमें हार्दिक पांड्या को कप्तान बनाया गया था। 28 और 29 जून को जीएसटी परिषद की 47वीं बैठक किस शहर के अंदर आयोजित की गई? तो जीएसटी परिषद की जो 47वीं बैठक हाल ही में हुई है इसका आयोजन किया गया था चंडीगढ़ शहर में। और इसकी अध्यक्षता किसने की? इसकी अध्यक्षता की है भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने। इस बैठक के दौरान कई सारे महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए, जैसे कि कुछ उत्पादों पर जीएसटी रेट बढ़ाई गई है, वहीं कुछ उत्पादों पर जीएसटी रेट को कम भी कर दिया गया है। और ये सभी जो संशोधित रेट्स हैं ये 18 जुलाई से लागू भी हो चुकी हैं। संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन 2022 किस देश के अंदर आयोजित किया गया है? यूएन ओशन कॉन्फ्रेंस 2022 जो हाल ही में संपन्न हुआ है इसका आयोजन किया गया था पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन में। यह काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। पुर्तगाल आप जानते हैं यूरोप महाद्वीप का एक देश है और यहाँ की राजधानी है लिस्बन। तो यहीं पर
यूएन ओशन कॉन्फ्रेंस 2022 का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में भारत की तरफ से किसने हिस्सा लिया, ये भी आपसे पूछ सकते हैं। इसमें भारत को रिप्रेजेंट किया था भारत के जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर हैं यानी कि डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। 14 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य के देहू में जगत गुरु श्री संत तुकाराम महाराज मंदिर का उद्घाटन किया है? इस क्वेश्चन का आंसर करने से पहले आपको बता दूं कि 14 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र का दौरा किया। महाराष्ट्र में इन्होंने 2 शहरों को विजिट किया, एक तो पुणे और दूसरा यहाँ की राजधानी मुंबई। पुणे की यात्रा के दौरान इन्होंने पुणे के देहू में जगत गुरु श्री संत तुकाराम महाराज मंदिर का उद्घाटन किया। जगत गुरु श्री संत तुकाराम जो हैं ये 17वीं शताब्दी के एक संत थे। तो इनका जो मंदिर है ये पुणे के देहू में बनाया गया है जहाँ पर इनका जन्म हुआ था। तो इसका उद्घाटन किया है पीएम नरेंद्र मोदी ने। इसके अलावा पीएम नरेंद्र मोदी ने मुंबई में महाराष्ट्र के राज्यपाल के नए आवास और कार्यालय भवन जिसका नाम रखा गया है जल भूषण भवन, इसका भी उद्घाटन किया पीएम नरेंद्र मोदी ने। तो महाराष्ट्र के राज्यपाल का जो नया आवास और कार्यालय भवन है उसका नाम रखा गया है जल भूषण भवन। मुंबई के राजभवन में ब्रिटिश काल के भूमिगत बंकर में भारतीय क्रांतिकारियों की एक नवनिर्मित गैलरी का उद्घाटन किया गया जिसका नाम रखा गया है क्रांति गाथा, और इसके बारे में ऑलरेडी मैंने आपको इस वीडियो के अंदर बताया हुआ है। इनमें से कौन सा देश भांग की खेती और व्यापार को अपराध मुक्त करने वाला एशिया का पहला देश बन गया है? तो यहाँ पर आपको बताना है एशिया का वो पहला कंट्री कौन सा है जहाँ पर भांग की खेती और व्यापार दोनों को ही अपराध मुक्त कर दिया गया है। हालांकि अभी भी यहाँ पर नशे के लिए इसका इस्तेमाल वर्जित है। तो ये कंट्री है थाईलैंड। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, जिसको हम लोग शॉर्ट में सीबीएसई बोलते हैं, इसके नए अध्यक्ष के रूप में किसे अपॉइंट कर दिया गया है? तो सीबीएसई की नई अध्यक्ष एक महिला हैं जिनका नाम है निधि छिब्बर। स्काई ट्रैक्स द्वारा भारत और दक्षिण एशिया में सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डे के रूप में किसको नामित किया गया? स्काई ट्रैक्स के मुताबिक भारत और दक्षिण एशिया में जो सबसे बेस्ट एयरपोर्ट नामित किया गया है यह है बेंगलुरु शहर का कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो हाल ही में स्काई ट्रैक्स 2022 वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड वितरित किए गए जिसमें बेस्ट रीजनल एयरपोर्ट इन इंडिया एंड साउथ एशिया का अवार्ड मिला है कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को जो कि है बेंगलुरु में। वहीं पूरे विश्व के सबसे बेस्ट एयरपोर्ट का अवार्ड मिला है हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट को जो कि है कतर की राजधानी दोहा में। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी कि सीडीएस बनने के लिए पात्र अधिकारियों की अधिकतम आयु सीमा क्या है? तो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बनने के लिए जो अधिकतम आयु सीमा तय की गई है यह है 62 वर्ष। तो भारत में जितने भी भारत की जो तीनों सेनाएं हैं उसमें जितने भी 3 स्टार और 4 स्टार के अधिकारी हैं वो सभी सीडीएस बन सकते हैं। हालांकि उनकी जो एज है वो 62 साल या फिर उससे कम होनी चाहिए। तो एज लिमिट तय की गई है 62 ईयर्स। वहीं आपको बता दूं अभी तक भारत में सिर्फ एक ही सीडीएस हुए हैं जिनका नाम था जनरल बिपिन रावत, जिनकी एक हेलीकॉप्टर क्रैश दुर्घटना में 2021 के अंदर डेथ हो गई थी। अंकटाड के अनुसार साल 2021 में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी कि एफडीआई का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता देश कौन सा रहा? यानी कि सिंपली आपको बताना है कि 2021 में किस कंट्री को सबसे ज्यादा एफडीआई मिला है। तो ये कंट्री है अमेरिका। सो आंसर हो गया ऑप्शन सी। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस रिपोर्ट का नाम है वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2022। इसको जारी किया है संयुक्त राष्ट्र की ही संस्था ने जिसका नाम है अंकटाड। यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे ज्यादा एफडीआई मिला है अमेरिका को, टोटल 367 अरब डॉलर। वहीं दूसरे नंबर पर है चाइना, तीसरे पर है हांगकांग। ऐसा ही आप भारत का स्थान देख सकते हैं। भारत यहाँ पर 8वें स्थान पर है क्योंकि भारत को साल 2021 में 45 बिलियन डॉलर का एफडीआई मिला है। तो 8वें स्थान पर है, ये बात आपको याद रखनी है। 24,000 करोड़ रुपए के निवेश के साथ भारत की पहली डिस्प्ले फैब्रिकेशन इकाई किस राज्य में स्थापित होगी? सही उत्तर हो जाएगा तेलंगाना। तो भारत के तेलंगाना राज्य में यहाँ की जो राजधानी हैदराबाद, वहाँ पर 24,000 करोड़ रुपए के निवेश के साथ देश की पहली डिस्प्ले फैब्रिकेशन इकाई स्थापित की जाएगी और इसको स्थापित करेगी बेंगलुरु की एक कंपनी जिसका नाम है राजेश एक्सपोर्ट्स। हाल ही में किस राज्य सरकार ने राजस्व की चोरी को रोकने के लिए स्टाम्प पेपर के भौतिक स्वरूप को खत्म कर दिया है? यानी कि इस राज्य के अंदर स्टाम्प पेपर जो फिजिकल स्टाम्प पेपर होता है उसकी जगह पर ई स्टाम्प का इस्तेमाल किया जाएगा। ये राज्य है पंजाब। पंजाब में इस समय आम आदमी पार्टी की सरकार है और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं भगवंत मान। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की पहली महिला एमडी और सीईओ कौन बन गई हैं? यूनियन बैंक ऑफ इंडिया जो है ये भारत की एक सरकारी बैंक है और इसकी पहली महिला एमडी और सीईओ बनी है ए मणिमेखलाई।
ए मड़ी में खलाई। अब इसी के साथ मैं आपको बताता हूँ कि जून 2022 में कौन कौन सी बैंकिंग अपॉइंटमेंट्स हुई हैं। आरबीएल बैंक के एमडी और सीईओ बन गए हैं आर सुब्रमण्यम कुमार। आरबीएल बैंक एक प्राइवेट बैंक है, इसके एमडी और सीईओ बन गए हैं आर सुब्रमण्यम कुमार। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की पहली महिला एमडी और सीईओ बनी है ए मणि मेखलाई। पंजाब एंड सिंध बैंक, ये भी एक सरकारी बैंक है और इसके एमडी और सीईओ बने हैं स्वरूप कुमार शाह। और फिर आखिर में है भारतीय स्टेट बैंक। भारतीय स्टेट बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर हाल ही में बने हैं आलोक कुमार चौधरी। वैसे एसबीआई के अंदर आज के समय 4 एमडी हैं, तो उन्हीं में से एक हैं आलोक कुमार चौधरी। 23 जून को किसने वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के नए परिसर का उद्घाटन किया है, जिसका नाम रखा गया है वाणिज्य भवन। तो भारत का जो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय है, जिसके मंत्री हैं पीयूष गोयल, तो इस मंत्रालय के नए परिसर का हाल ही में उद्घाटन किया गया है, जिसका नाम रखा गया है वाणिज्य भवन। और यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि इसका उद्घाटन किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। फिर अगला सवाल यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के निर्यात पोर्टल का शुभारंभ किसने किया। तो निर्यात नाम का जो पोर्टल है, ये वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय का पोर्टल है। इसके ऊपर भारत के विदेशी व्यापार से रिलेटेड सभी तरह की जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। इस पोर्टल का फुल फॉर्म भी है, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, नेशनल इंपोर्ट एक्सपोर्ट रिकॉर्ड फॉर ईयरली एनालिसिस ऑफ ट्रेड। तो जो निर्यात पोर्टल है, इसका भी शुभारंभ किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। भारतीय सार्वजनिक उपक्रमों के जनक डॉक्टर वी कृष्णमूर्ति का निधन हो गया। इनको पद्म विभूषण से कौन से साल में सम्मानित किया गया था। तो इसका आंसर मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है। इनको पद्म विभूषण दिया गया था सन 2007 में। ये भेल, शेल, गेल इन सब के अध्यक्ष रह चुके हैं और कई सारे अन्य सरकारी जो उपक्रम हैं उनमें भी इन्होंने काम किया है। 1 जून से भारत और किस देश के बीच में चलने वाली मिताली एक्सप्रेस यात्री रेल सेवा का संचालन शुरू हो चुका है। तो दोस्तों, भारत और बांग्लादेश के बीच में अभी तक सिर्फ 2 पैसेंजर ट्रेनें चलती थी। एक तो थी मैत्री एक्सप्रेस और दूसरी थी बंधन एक्सप्रेस। लेकिन अब तीसरी ट्रेन भी चलना शुरू हो चुकी है और इसका नाम है मिताली एक्सप्रेस। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। तो भारत और बांग्लादेश के बीच में अब 3 पैसेंजर ट्रेनें चलती हैं। इंटेलिजेंस ब्यूरो, जो कि भारत की एक आंतरिक खुफिया एजेंसी है, इसका नया प्रमुख किसको अपॉइंट कर दिया गया है। इंटेलिजेंस ब्यूरो के अभी तक अध्यक्ष थे अरविंद कुमार, लेकिन अब उनकी जगह ले ली है तपन डेका ने। तो तपन डेका बन गए हैं इंटेलिजेंस ब्यूरो के नए प्रमुख। इसी तरीके से भारत की एक बाह्य खुफिया एजेंसी है, जिसको बोलते हैं रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, यानी कि रॉ। इसके वर्तमान में जो प्रमुख हैं, यानी कि सामंत गोयल, इनका कार्यकाल हाल ही में 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो यूनाइटेड नेशन के अंदर भारत की नई परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव हाल ही में बन गई हैं रुचिरा कंबोज। सो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों, रुचिरा कंबोज ने टीएस तिरुमूर्ति का स्थान लिया है। तो पहले थे टीएस तिरुमूर्ति, लेकिन अब बन गई हैं जो रुचिरा कंबोज यूनाइटेड नेशन में भारत की नई अस्थायी प्रतिनिधि। 30 जून को इसरो ने PSLV C-53 के जरिए किस देश के 3 उपग्रहों का सफल प्रक्षेपण किया है। तो PSLV C-53 रॉकेट के जरिए हाल ही में भारत की स्पेस एजेंसी यानी कि इसरो ने 3 सैटेलाइट्स को अंतरिक्ष में छोड़ा है और ये तीनों ही सैटेलाइट सिंगापुर के सैटेलाइट हैं। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो तीनों सैटेलाइट हैं उनके नाम यहाँ पर आप देख सकते हैं DSEO, न्यूसार और स्कोप 1। ये तीनों ही सिंगापुर के सैटेलाइट हैं। 16-17 जून को किस देश ने आसियान भारत विदेश मंत्रियों की विशेष बैठक की मेजबानी की। तो आसियान के अंदर आप जानते हैं टोटल 10 मेंबर कंट्रीज हैं। इसका मतलब होता है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। तो दक्षिण पूर्व एशिया के टोटल 10 देशों का यह समूह है। वैसे तो भारत आसियान का मेंबर नहीं है, लेकिन भारत और आसियान की एक अलग से मीटिंग होती है। तो हाल ही में भारत और आसियान के विदेश मंत्रियों की विशेष बैठक आयोजित की गई, जिसकी मेजबानी की भारत ने। भारत ने यहाँ पर इसकी पहली बार मेजबानी की है, ये बात भी आपको याद रखनी है। यहाँ पर आप इस पिक्चर के अंदर देखकर समझ सकते हैं कि भारत की मेजबानी में ये जो मीटिंग हुई है आसियान और भारत के विदेश मंत्रियों की बैठक, इसका आयोजन किया गया था भारत की राजधानी नई दिल्ली में। तो इसमें जो आसियान के 10 मेंबर कंट्रीज हैं और भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर, इन सभी ने इसमें पार्टिसिपेट किया। 6 जून को किसने आज़ादी का अमृत महोत्सव डिजाइन के साथ में सिक्कों की एक नई श्रृंखला जारी की है। तो जैसा कि आप जानते हैं भारत अपनी आज़ादी की इस साल 75वीं वर्षगांठ मनाएगा और इसी के उपलक्ष्य में आज़ादी का अमृत महोत्सव आयोजित किया जा रहा है।
तो आज़ादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी ने कॉइन्स की एक नई सीरीज जारी की है, जिसके ऊपर जो आज़ादी का अमृत महोत्सव का लोगो है ये बना हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो इसका आंसर होगा नरेंद्र मोदी। किस राज्य की सरकार ने तीर्थ यात्रियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए काशी यात्रा योजना की शुरुआत की है? इसका सही उत्तर हो जाएगा कर्नाटक। तो कर्नाटक राज्य की सरकार ने हाल ही में काशी यात्रा योजना की शुरुआत की है। इस योजना के अंतर्गत कर्नाटक के जो भी नागरिक काशी की यात्रा पर जाएंगे, यानी कि वाराणसी में जो काशी विश्वनाथ मंदिर है वहां पर यात्रा के लिए जाएंगे, उनको कर्नाटक सरकार के द्वारा 5,000 रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। 5,000 रुपए की वित्तीय सहायता दी जाएगी ऐसे नागरिकों को जो कि काशी विश्वनाथ मंदिर की यात्रा पर जाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। आई होप आपने इस वीडियो को ध्यान से देखा होगा। यहाँ पर अब मैं आपसे 3 क्वेश्चंस पूछूंगा जो कि इसी वीडियो पर आधारित होंगे और इनका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। सबसे पहला सवाल आपको बताना है कि नीति आयोग जो है उसके नए सीईओ कौन बने हैं। फिर दूसरा क्वेश्चन ये है कि जो रणजी ट्रॉफी होती है, रणजी ट्रॉफी 2021-22 का खिताब किस टीम ने जीता है। दूसरा सवाल ये, और तीसरा सवाल ये है कि जो 44वीं चेस ओलंपियाड होनी है उसका आयोजन कौन से शहर के अंदर किया जाएगा। तो ये वो 3 क्वेश्चंस हैं जिनके राइट आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में लिखकर बताने हैं। अगर आपने इस वीडियो को ध्यान से देखा होगा तो ये 3 क्वेश्चंस क्या, इस वीडियो में बताए गए किसी भी क्वेश्चन का आंसर आप बहुत ही आसानी से कर पाएंगे। तो इसी के साथ हम लोगों ने पूरे जून महीने के अंदर करंट अफेयर्स के जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते थे उन सभी को हम लोगों ने यहाँ पर कवर किया है। साथ ही यहाँ पर मैंने आपको हर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में जो महत्वपूर्ण जानकारी हो सकती है वो भी मैंने आपको बताया, ताकि एग्जामिनर अगर किसी क्वेश्चन से रिलेटेड कोई अन्य इन्फॉर्मेशन भी पूछे तो उसका आंसर भी आप कॉन्फिडेंटली कर पाएं। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस पर करंट अफेयर्स के ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको आगे भी मिलते रहेंगे, ताकि आप करंट अफेयर्स में 100% स्कोर कर पाएं। तो हम लोग मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में जल्दी। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।